में पढ़ रहे हो अभी और पीएचडी स्टूडेंट्स हो, ये मुझे बताया गया है। यस मैम। तो मैं और मुझे ये भी बताया गया है कि आप में से कुछ लोग साइंसेस कर रहे हैं, हो सकता है मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी या जो भी आपका फील्ड हो। और मैं हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाती हूँ, मास्टर्स और पीएचडी को। यही मेरा एक तरीके से कहा जाए जो मुख्य विषय है, यही है। दो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर हम पर एक तरीके से जब मुझे ये बताया गया कि आप लोग अलग-अलग विषयों से आए हो और सब पीएचडी स्टूडेंट्स हो, तो स्वाभाविक ही था कि मैंने सोचा कि ऐसा क्या मैं किस पर लेक्चर दे सकती हूँ जो आप सबको एक तरीके से आप सबके लिए लाभदायी रहे। और ये टॉपिक इनफैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये रिसर्च पर है। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च के जो मुख्य स्टेप्स होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो कैसे होने चाहिए और हमें रिसर्च कैसे करनी चाहिए। मेरे ख्याल से किसी भी शोध विद्यार्थी के लिए जो रिसर्च कर रहा है, हम सब पीएचडी जितने भी हों, हमारे पास 3, 4 या 5 साल हो, काफ़ी सोच समझ कर हम रिसर्च में आए हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर रिसर्च हो रही है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति कोई एक नई चीज के बारे में सोच रहा है या कोई एक नई खोज के बारे में या क्या उस विषय में लिखा गया है, जो वो अपने दम पर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मक एक अपने अलग रचनात्मक तरीके से बाहर ला सकता है। वो मेरे ख्याल से हर एक विद्यार्थी का उद्देश्य है। तो क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, हम रिसर्च कैसे करें या शोध करने के लिए क्या वो मुख्य आयाम होने चाहिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कुछ बोल सकता है। और मेरे आई एम श्योर कि आप जब ये क्वेश्चन अपने आप से पूछे, आप लोगों को एक आइडिया होगा ही। पर देखते हैं, और प्लीज क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों से, मुझे मालूम चल पाएगा कि मैं कितना आप लोगों तक पहुंच रही हूँ। और इस तरीके से हम, मेरे ख्याल से जो एक कॉन्वर्सेशन है हम लोगों के बीच, वो भी हो पाएगा। क्योंकि जो ये क्लासरूम है, वर्चुअल क्लासरूम है, अक्सर ये होता है कि हम एक क्लास में बच्चों के सामने बोलते हैं और वहीं से जब उनके चेहरे को देखते हैं, उनके पजलिंग से आंखों को देखते हैं, जहाँ पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं एक शिक्षक की तरह कि अच्छा, हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी चीज कह रही हूँ जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, और फिर हम उसको दूसरे ढंग से बताने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि ये एक अनोखी क्लास है, और मेरे ख्याल से जितना भी आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च मेथड का जो कोर्स है वो वर्चुअली हुआ है, आई एम श्योर उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे जो कई आंसर हो गए होंगे, कई नहीं आंसर हुए होंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस पूछे मुझसे, और अगर आपको मैं जब बोल रही हूँ कुछ समझ में ना आए, जो वो चैट बॉक्स जो आप देख रहे हैं अपने राइट हैंड साइड, उसमें आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। एक जो मैं कहूँगी लिमिटेशन होगी इस लेक्चर की, मैं कोशिश करूंगी कि लिमिटेशन ना बने, वो ये कि जो एक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, और वो अक्सर अंग्रेजी की किताबें होती हैं यहाँ पर। मैंने खुद द्वाराहाट में पढ़ाया है 1 साल के लिए, और उन वर्षों को मैं बहुत नॉस्टैल्जिकली देखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए
अलग एक्सपीरियंस था और एक चैलेंज भी था। चैलेंज इसलिए क्योंकि जो चीज़ें आप कहो कि मैंने क्लास 1 से पढ़ी है या जो थ्योरीज मैंने अपने फर्स्ट ईयर से पढ़ी है, उनको एक अलग तरीके से समझाया बताया जा रहा है और वहाँ पर मुझे उसका हिंदी में एक तरीके से अनुवाद करना है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इसलिए जब माया जी का मुझे फ़ोन आया कि कुछ हमारे बच्चे हैं, उनको रिसर्च मेथड के बारे में अगर आप एक क्लास दे सके तो प्लीज़ आइए। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक तरीके से आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊंगी। मैं खुद नैनीताल उत्तरांचल से हूँ और उत्तरांचल उत्तराखंड ऑब्वियसली एक मुख्य एक सेंटर है मेरी लाइफ का। तो होपफुली हम लोग ऑफलाइन भी मिलेंगे, कभी मिलेंगे। और प्लीज आपके पास मेरा ईमेल होगा, आप उस ईमेल से के द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक भाषा का मैं सोच रही थी कहीं ना कहीं एक गैप ना हो जाए, मैंने सोचा कि मैं एक प्रेजेंटेशन बना देती हूँ और उस प्रेजेंटेशन इंग्लिश में ही है, पर उस प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी मुख्य बातें या कुछ मुख्य विषयों के बारे में बताया गया है जो किसी भी रिसर्च के लिए मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं अब अपना मेरे ख्याल से कैमरा मैं बंद करूंगी क्योंकि वो इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आई होप दैट्स ओके। हाँ जी। Yeah, ma'am, before starting our lecture session, I would like to give a brief introductions to my student to you, because you are a very proudable personality for us. थैंक यू सो मच माया जी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वहीं से हूँ जहाँ से आप हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इतने सारे बच्चों से, पहाड़ी बच्चों से बात कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा मेरे ख्याल से टैलेंट है पहाड़ में, पर वो ऊपर आता नहीं है। और कभी भी मेरी जरूरत हो मैं हमेशा आपके लिए हूँ। और प्लीज आप जब इंट्रोडक्शन दे देंगे फिर उसके बाद Okay. It's a great pleasure for me to welcome Dr. Medha Bist on this lecture series of pre-PhD coursework. Dr. Medha Bist is an associate professor in the Department of International Relations, South Asian University, New Delhi at present. Dr. Medha started her field of work from Uttarakhand state, and she brought up also in the state of Uttarakhand and has made a place in the national and international level with her continuous hard work and talent. It is a matter of great pride for us that her father, Dr. Batrohi ji, is also one of the invaluable funds of Uttarakhand, and we are feeling very proud to invite such a personality on this platform of lecture series today. She holds her PhD in 2010 in diplomatic studies from JNU, and in 2008 she has done Peace Research International Summer School University of Norway. She has done MPhil in Diplomatic Studies Center for Studies in Diplomacy, International Law and Economics, Schools of International Studies, JNU. In 2002, she had done her MA in Politics in International Relations from JNU. She has very enriched and extensive experiences in the field of education and research. She get follow South Asian Center Institute for Defense Studies and Analysis, New Delhi. Research assistance at IDSA from August 2006 to October 2010. She also served as a lecturer in political science in PG State College, Dwarahat, Almora from August 2005 to April 2006. And various courses prepared by her like strategy, themes, past and present, international politics of non-state actors, and international relation of South Asia, political theory, and so many other subjects also. She is a member of various committees like Water Thematic Group, Country Coordinator, Himalaya University, Consortiums ICIMOD, Kathmandu, Nepal. She has been invited to write 2 modules on Quarterly August and International Relations Theory, UGC, HRDC, and JNU, January to March 2021. She has served as a peer reviewer for strategy analysis, International Studies, Tarji Research Foundation, Afghanistan, India, Quarterly Observer Research Foundation, New Delhi, and Routledge Sage
Oxford University Press. Served as a subject expert for developing a postgraduate course on hydro diplomacy for 3 Indian universities, IIT Guwahati, Sikkim University, and Pondicherry University from June 24 to 2020. Editorial Reviewer Board Journal of South Asian Studies from February 2005 to 25 February 2030 to 24 Feb 2015. And she is a reviewer for MA IR International Relation course, University of Colombo from January 2015. And so many awards are to her credit, like awarded a consultancy grant by ICMOD on renewable energy transitions, comparative assessment in the Hindu Kush, Himalaya, Indus and Alps March to May 2021, awarded a consultancy grant by OXFAM Cambodia to lead a research project on indigenous women and water governance in the transboundary Meghna Basin in South Asia, September 2020 to Jan 2021, and conveyed an e-writer schools on inclusive water governance in South Asia in partnership with Uppsala University, and co-author of a course on hydro diplomacy in South Asia supported by IUCN Asia, lead coordinator for project in India on transboundary water cooperations with WWF Pakistan project funded by the Asia Foundation. It is such a great privilege for us to have her in this on this platform. A heartily welcome to ma'am from our all research scholars. Thank you, Maya ji, because that was a very kind introduction, and I hope जो मैं अभी lecture देने जा रही हूँ उससे ये लोगों तक पहुँचे and it's beneficial for all the students here. तो मेरा बीच में ऊपर नीचे हिंदी और इंग्लिश चलता रहेगा, and अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपके समझ में ना आए तो वो please. Ma'am, most of the students understand both the language. Okay, great, yeah, ठीक है. Okay, so I thought that the topic today would be what is research, and I'm sure कि जो आप लोग हो you are into the writing stage, आप लोगों ने अपना course work अभी पूरा किया है, उस course work का ही एक सब part है research method जो करना पड़ता है हर student को. But इसके बाद जहाँ पर आपने theories पढ़ी हैं, जहाँ पर आपने concepts पढ़े हैं, जो भी आपके विषय से connected हैं, अब वो टाइम आ गया है जब आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे. और हाथ गंदे करने का मतलब ये है कि जहां आपको इन क्वेश्चंस एंड थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स जो आपने अभी तक किताबों में पढ़ी हैं, अब आपको उनको अपना एक कहते हैं ना कि एक दिनचर्या, वो आपकी दिनचर्या होनी चाहिए. सुबह से शाम तक एक रिसर्च स्कॉलर काफी सोचता है, काफी पढ़ता है, और जो भी वो सोच रहा है या पढ़ रहा है वो कैसे उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मेथोडोलॉजिकल तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रस्तुत कर सके, मेरे ख्याल से वो एक चैलेंज है. और क्योंकि ये इतना लंबा समय है, आप लगाओ 4 से 5 साल अपनी जिंदगी के हम रिसर्च को दे रहे हैं, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, काफी इरिटेटिंग भी हो सकता है. हमें गाइडेंस चाहिए और कभी हमें गाइडेंस नहीं मिलती है. तो ये सब जो चैलेंजेस आते हैं, ये सब जो कठिनाइयां आती हैं, उनको हम कैसे सक्सेसफुली ओवरकम कर सकते हैं. इसलिए इस विषय पर कि रिसर्च कैसे करें या रिसर्च क्या है, ये जो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पर काफी लिखा गया है. और इनफैक्ट मैंने माया जी से कहा था कि मैं उनको 2 चैप्टर्स है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होंगे. पर जब मैंने उन PDF फाइल्स को देखा, उनको PDF में कन्वर्ट किया, वो बहुत ज्यादा हेजी, बहुत ज्यादा फजी आ रहा था, जिसमें कई वर्ड्स थे वो मिटे हुए हैं, पर कुछ पेजेस ठीक हैं. तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनको पढ़ने के लिए. पर मेरे ख्याल से मैं माया जी को भेज दूंगी, उनका मेरे पास नंबर भी है, और वो फिर आप लोगों को सर्कुलेट कर सकती है. पर इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, प्रश्न है, तो वो प्लीज मुझसे पूछेगा. तो जो आज का टॉपिक है, व्हाट इज रिसर्च, आई थिंक दैट्स रियली द स्टार्टिंग पॉइंट. एंड आई एम श्योर आफ्टर योर कोर्स वर्क जो आप
अभी आपका कोर्स वर्क खत्म होगा, और जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी में होता है, हमें करीबन 6 महीने मिलते हैं, या 3 से 6 महीने मिलते हैं अपनी सिनॉप्सिस लिखने के लिए। और मेरी मानिए, मैं जब जेएनयू में थी, जेएनयू में कई लोग आते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, भारत के दूर दराज इलाकों से लेकर नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, कई लोग आते हैं, और उनमें से कुछ ही लोगों की रिसर्च खत्म होती है। कई लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि कई लोग यूपीएससी एस्पायरेंट्स होते हैं, कई लोगों को जॉब मिल जाता है, कई लोग को गाइड से प्रॉब्लम होती है। और मुझे याद है जब मैं अपने इन पिछले दिनों में जाती हूँ, मुझसे ये कहा गया था कि अगर तुम्हारा रिसर्च सिनॉप्सिस तुम्हारी अच्छी नहीं है तो तुम अपनी पीएचडी कभी नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी रिसर्च लिखना तो 6-7 महीने के बाद करेंगे, पर वो 6-7 महीने के पहले जो टाइम है, जो आपकी रिसर्च आउटलाइन है, वो एक ब्लूप्रिंट है आपके लिए। एक तरीके से आप अपना एक मैप बना रहे हैं, 3-4 सालों का एक मैप बना रहे हैं। और अगर आप ये 3-4 महीने अच्छी तरीके से नहीं लेंगे, और आप नहीं पढ़ेंगे, और आप नहीं जानेंगे कि रिसर्च करने के मुख्य आयाम क्या है, तो यकीन मानिए मेरा कि जो रिसर्च करने की प्रोसेस है वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहेगी। और अक्सर कहते हैं ना कि ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपकी थीसिस है, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, दे से दैट इट्स योर बेबी, एंड इसको आप जैसा चाहे आप उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पर ये जो रिसर्च सिनॉप्सिस है, जो ये 6-7-10 पन्ने आप लिखेंगे, 7-8 हज़ार की जो एक आउटलाइन आप बनाएंगे, वो 6-7 हज़ार की आउटलाइन है आपकी, जो आप अगले 3-4 सालों में करेंगे। एक रिसर्च डॉक्टरल थीसिस का वर्ड लिमिट होता है कि हम करीबन 80,000 से 1 लाख शब्द लिखें, एटलीस्ट सोशल साइंसेस में। I'm sure that natural sciences maybe specific structures होते होंगे, specific guidelines होती होंगी, पर मुझे नहीं लगता है कि जहाँ पर एक रिसर्च सिनॉप्सिस की बात है, डेफिनेटली हम वोकैब्युलरीज अलग यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज अलग यूज कर सकते हैं, पर जो एक थीम है, जो उसके मुख्य पिलर्स हैं, वो तो सेम ही है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो किसी भी रिसर्चर को सोचनी पड़ती है रिसर्च और सिनॉप्सिस के लिए। और इसके ये जो मुख्य जो आयाम है, जो मैं कहती हूँ बहुत जरूरी है किसी भी रिसर्च के लिए, वो कुछ इस तरह है। तो पहले तो आई एम श्योर कि अगर आपने नहीं सोचा है, आपको एक थोड़ा सा आइडिया होगा कि मुझे इस टॉपिक में काम करना है, मुझे इस विषय में काम करना है, और ये इस विषय कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस स्ट्रीम से हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में हैं तो आप कह सकते हैं कि मुझे लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में काम करना है। अगर आप सोशियोलॉजी में हैं, आप कह सकते हैं मुझे माइग्रेशन में काम करना है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं मे बी ये जो चाइना एक तरीके से साउथ एशिया में अब आ रहा है अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू, जो BRI है, जो BRI स्ट्रैटेजी कहा जाता है, तो चाइना का एक तरीके से क्या इनरोड्स रहेंगे साउथ एशिया में। तो एक ब्रॉड विषय हम सबके दिमाग में होता है, हम जिस भी स्ट्रीम से हो सकता है कि आप यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके कॉजेस क्या हैं, आप ये जानना चाहते हैं। तो अलग अलग टॉपिक होंगे, पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको एक टर्म पेपर लिखना है, आपको एक सेमिनार पेपर लिखना है। आई एम श्योर जो आपके कोर्सेज होंगे उसमें आपने टर्म पेपर्स लिखे होंगे, सेमिनार पेपर्स लिखे होंगे, और वो कुछ मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार तक उनकी वर्ड लिमिट होगी। पर यहाँ पर जो आपको टॉपिक सोचना है वो करीबन 80,000 से 90,000 शब्दों का होना चाहिए। और इसलिए कई और चीजें भी जुड़ी हुई हैं जो एक तरीके से आपको डायरेक्शन दे कि मैं किस तरह का टॉपिक चूज करूं। तो टॉपिक इज द फर्स्ट थिंग विच यू ऑब्वियसली नीड, इन केस यू डोंट हैव एनी टॉपिक, आपके पास कोई विषय ही नहीं है, देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट ना। टॉपिक के बाद हमारा आता है रिसर्च क्वेश्चन, और रिसर्च क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक बहुत ही मुख्य आयाम है किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का। आप किस तरीके से एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं, आप क्यों उसको एक
एक पर्टिकुलर तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, किस तरीके से आपको एक रिसर्च क्वेश्चन प्रस्तुत करना चाहिए और किस तरीके से आपको उसको फिर आंसर करना है। आपने क्वेश्चन तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पर आपको एक तरीके से उसको आप आंसर कैसे कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रिसर्च क्वेश्चन के बारे में हम कुछ आज मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा टाइम के लिए मैं इस पर टाइम दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रिसर्च क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके दिमाग में 5, 6, 7 टॉपिक आ रहे हैं और वो सिर्फ उसके बारे में लिखते जा रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में। पर जब भी कोई मेरा स्टूडेंट मेरे पास आता है कई टॉपिक्स लेकर या कोई आइडिया लेकर, मैं हमेशा उससे ये कहती हूँ तुम्हारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है। और अगर वो मुझसे अपना क्वेश्चन शेयर करेगा तो फिर मैं उसको और क्वेश्चन करती हूँ। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो मुख्य इसलिए है क्योंकि जो आपका एक पूरा डायरेक्शन होगा आपकी रिसर्च का, वो रिसर्च क्वेश्चन ही तय करेगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप कैसे अपनी रिसर्च को नैरो डाउन कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उसका जो मुख्य एक एंट्री पॉइंट है वो है रिसर्च क्वेश्चन। ओके, तो रिसर्च क्वेश्चन पर जो एक बहुत ही मामूली चीज है जो आपने इस शब्द को सुना होगा, it's important that we have some clarity as to what our research question is, because the research question will give a very definite or a specific direction to our piece of work. तो रिसर्च क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर रिसर्च क्वेश्चन आखिर आता कहाँ से है? रिसर्च क्वेश्चन ये नहीं है कि हम अचानक से एक क्वेश्चन आया और हमने कहा हाँ यह मेरा रिसर्च क्वेश्चन है। ये नहीं हो सकता है रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च एक बहुत ही सीरियस एक बहुत ही मेरे ख्याल से हार्ड वर्किंग फील्ड है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप 4-5 साल के लिए इस PhD रिसर्च में हैं और आप ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। आप कर सकते हैं वो सब, पर ये जो 5-6 महीने हैं आपके पास, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो रिसर्च क्वेश्चन पर आप कैसे पहुंचेंगे? उस रिसर्च क्वेश्चन पर आप पहुंचेंगे लिटरेचर सर्वे से, जो स्कॉलरशिप है, जो लिटरेचर लिखा गया है उस सब्जेक्ट पर, ठीक है। और इसलिए लिटरेचर सर्वे क्योंकि एक मुख्य कहूंगी एक और आयाम है, एक पिलर है, एक नींव है जिस पर हम अपना रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मुख्य तथ्य हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो लिटरेचर सर्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। तो लिटरेचर सर्वर पर भी हम कुछ समय तक इस पर बात करेंगे। और फिर आता है हमारे प्रपोजिशन और हमारे हाइपोथेसिस। किसी भी रिसर्च में ये जरूरी होता है कि आपके क्या अनुमान हैं इस रिसर्च के बारे में, आप क्या अनुमान लगा रहे हैं या आप क्या प्रस्ताव एक तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ा नहीं है, आपने अपनी रिसर्च पूरी नहीं की है, और उसके लिए आपको पर एक अनुमान होना चाहिए, कुछ ऐसे प्रस्ताव होने चाहिए आपके दिमाग में जो आपकी रिसर्च सिनॉप्सिस का एक मुख्य अंग बन जाते हैं। और इसके लिए जरूरी है, इन प्रस्तावों और अनुमानों के लिए जरूरी है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि आपका मेथड क्या है। एंड आई एम श्योर दैट आपने मेथड पर भी क्लासेस की होंगी, क्योंकि मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पद्धति आप अपनाएंगे? जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस से हूँ और मैं इसलिए आपको उसका ही एग्जाम्पल दे सकती हूँ, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, जो एक तरीके से ये दो वेव्स आई, इसने काफी निश्चित किया कि हम किस तरीके से जो प्रश्न है उसके बारे में हम उस प्रश्न को कैसे हम आंसर कर सकते हैं। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद therefore are two waves which really tell you to have an idea about which is the method that you're going to choose, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म,
पॉजिटिविज्म व्यवहारवाद से जरूरी से रिलेटेड है और उत्तर व्यवहारवाद से है पोस्ट पॉजिटिविज्म रिलेटेड। और जो भी मेरा शोध कार्य है, मैं किस तरीके, क्या मैं सिर्फ एक पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी लेना चाहूंगी, जिसका मतलब है मैं नंबर्स पर जो मैं देख रही हूँ, जैसा मैं ऑब्जर्व करती हूँ, या जिसको मैं प्रूफ कर सकती हूँ फॉर्मूले से, डेटा से, सर्वे से, वो मेरा हो। या दूसरा हो सकता है कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट है कि जहां पर लोगों ने काफी लिखा है, पर मैं लोगों के जो सरकार है या जो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जो उनके पॉलिसी पेपर्स हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ और उनको पढ़ना चाहती हूँ और देखती हूँ कि इससे क्या अर्थ निकल रहा है, इसके मीनिंग्स क्या आ रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या आ रहा है, या मैं उसको एनालाइज करना चाहती हूँ। या फिर ये हो सकता है कि कई नीतियां निकली हैं और मैं यह जानना चाहती हूँ कि लोग उस नीतियों को एक तरीके से किस तरीके से देख रहे हैं। तो जैसे आप भारत में देखें, आप भारत की विदेश नीति देखें, अभी नरेंद्र मोदी के आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाएंगे, और पिछले कुछ सालों में एक सब रीजनल टर्न आया है जिसमें BBIN के प्रोजेक्ट्स या MBA के प्रोजेक्ट्स या इनलैंड वाटर नेविगेशन के प्रोजेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। साथ ही में जो भी अभी इंडियन ओशन रीजन में हो रहा है, उसमें भी भारत की एक सागर पॉलिसी आई है, जिसमें ये कहा गया है कि अब भारत एक मुख्य एक्टर के रूप में अपने आप को इंडियन ओशन रीजन में सिचुएट करेगा। तो ये तो ठीक है, ये भारत की नीतियां हैं, पर अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स भारत बना रहा है, नेपाल ने बना रहा है, भूटान ने बना रहा है, बांग्लादेश में बना रहा है, लोगों की क्या राय है उसके लिए मैं बॉर्डर रीजन्स में जाती हूँ, मैं उनके इंटरव्यू लेती हूँ, मैं उनके फोकस ग्रुप डिस्कशंस करती हूँ, और फिर मेरे दिमाग में कई ऐसे आइडियाज आ सकते हैं, मैं ऐसे कई कंक्लूजन्स ला सकती हूँ जिससे मैं जो क्वेश्चन है मेरा, मैं उसको अच्छी तरीके से आंसर कर सकूं। तो मेथड, प्रपोजिशंस और हाइपोथेसिस इन अ वे लिंक्ड है। एंड फाइनली जो लास्ट एक केंद्र बिंदु है आपकी सिनॉप्सिस का, उसको हम चैप्टर्स कहते हैं। तो ये चैप्टर्स अगेन डायरेक्शन आपको देता है कि ठीक है, चैप्टर 1 में मैं ये करूंगी, चैप्टर 2 में ये करूंगी, चैप्टर 3 में, 4 में, 5 में ये करूंगी। और ये जो चैप्टर्स हैं, ये आपके क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके लिटरेचर सर्वे से जुड़े हुए हैं। जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस, लिटरेचर सर्वे और चैप्टर्स को जोड़ता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में एक कड़ी बन जाए कि किस तरीके से जो मैं मेथड यूज कर रही हूँ, जो प्रपोजिशंस यूज कर रही हूँ, जो हाइपोथेसिस यूज कर रही हूँ, वो किस तरीके से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं किसी भी रिसर्च प्रपोजल के, वो बहुत जरूरी है। और इस पर हम बाद में जब ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी खत्म करूं, ताकि हमारे पास मैक्सिमम टाइम हो डिस्कशन के लिए। बट if ये स्लाइड क्या क्लियर, आई मीन दिस वाज जस्ट अ कर्टन रेजर, जो ये एक तरीके से आपको बता रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ, कि जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सॉरी अबाउट दिस। तो कोई चीज आप पूछना चाहते हैं अभी मुझसे, या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? यस मैम। ओके, ग्रेट, थैंक यू। सो रिसर्च, तो हम क्या, टॉपिक, ओके, तो हमने एक टॉपिक ले लिया, पर एक टॉपिक चूज करने से पहले मेरे ख्याल से 2 मुख्य क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो 2 मुख्य चीजें हैं किसी भी टॉपिक के बारे में सोचने के लिए। पहला जो मैंने बात की थी, जो एक मुख्य केंद्र बिंदु है हमारी एंटायर थीसिस का, वो है रिसर्च क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, अगर वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से फॉर्मुलेटेड नहीं है, अगर वो क्वेश्चन आप नहीं तय कर पा रहे, और मेरी मानिए कि एक क्वेश्चन को तय करने के लिए हो सकता है काफी हफ्ते लग जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे बैठते हैं और आप एक क्वेश्चन लिख लें, वो आपका क्वेश्चन हो जाए, नहीं। उस क्वेश्चन
आपको उस राइट क्वेश्चन को चूज करने के लिए आपको काफी सोचना पड़ेगा। और इसलिए ये जो हमें पूरा 6 महीने का टाइम दिया जाता है, यह सिर्फ उस रिसर्च क्वेश्चन के लिए है। पर रिसर्च क्वेश्चन में अराइव करना या उसको आइडेंटिफाई करना या उसको चूज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो हम इसलिए रिसर्च क्वेश्चन पर मैंने सोचा कि मैं ज्यादा एम्फेसिस दूंगी, पर इसके दो आई वुड से कोन है, यू नो, 2 फैसेट्स हैं। हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड हाउ डू यू आंसर इट इज द सेकंड थिंग। सो देयर गोना बी जस्ट 2 एस्पेक्ट्स टू दिस प्रेजेंटेशन, जो हम मेरे ख्याल से अगले 1 घंटे में जिसकी हम बात करेंगे। पर यही जो 2 क्वेश्चंस है, हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें, किस तरीके से उसको फॉर्मुलेट करें और किस तरीके से आप आंसर करें, यही आपकी रिसर्च सिनॉप्सिस है और यही आपकी एक जर्नी है जो आप आज से 6 महीने के बाद जिस जर्नी को आप आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, आपने पढ़ लिया कि ठीक है, यू नो, उस स्कॉलर ने ये कहा, इस स्कॉलर ने ये कहा, ये थ्योरी ये है, ये कॉन्सेप्ट ये है, और अभी आपके एग्जाम्स भी होंगे। पर अब जो है, अब जो आप जो जिस पर्टिकुलर मोमेंट में है, वहां पर इन सबको ट्रांसलेशन की जरूरत है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है, and you know, the topic that we will now look at is that, you know, once you have a topic which can be a very vague topic, it's fine, 4-5 टॉपिक हो सकते हैं आपके दिमाग में, या एक टॉपिक हो सकता है, पर उस टॉपिक को आप किस तरीके से आंसर करेंगे। एक टॉपिक को 5 लोग भी ले सकते हैं, पर वो 5 लोग के जो क्वेश्चंस होंगे उसी टॉपिक को लेकर वो बहुत अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया चाइना रिलेशंस पर काम करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि इंडिया चाइना रिलेशंस एक स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट क्या है, ठीक है, ये मेरा एक टॉपिक हो गया। और पर कोई और है, वो इसी क्वेश्चन को आगे ले जाना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि ठीक है, इस पर काफी लोगों ने लिखा है इंडिया चाइना रिलेशंस पर, मैं देखना चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि जो चाइना ने प्रोजेक्ट कर रखे हैं या जो कर रही है यू नो साउथ एशिया पर, उनमें लोगों का क्या मत है। तो ये फिर एक बिल्कुल अलग सेम टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशंस पर, टॉपिक मेरा मोर इस पर केंद्रित है कि लोग क्या सोचते हैं। तो इसलिए अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें टॉपिक पर अपनी ग्रिप अच्छी तरीके से करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो आप सब जगह हो सकते हैं, यू नो, योर रिसर्च विल बी अ स्कैटर्ड पीस ऑफ वर्क। आप लिख तो रहे हैं, आपने लिख दिए हैं 10 पेज लिख दिए हैं, 20 पेज लिख दिए हैं, 30 पेज लिख दिए हैं, आपका वो जो चैप्टर है आपके सुपरवाइजर के पास जाता है, वो सुपरवाइजर कहता है तुमने लिखा क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने तो सोचा कि ठीक है मैंने लिख दिया है, देखो मैंने तो 30,000 शब्द लिख दिए, 10,000 8,000 शब्द लिख दिए हैं, आपने वहां से लिया है, वहां से लिया है, वहां से लिया है, पर किस लिए लिया है? और रिसर्च ये यू नो समझने की बहुत जरूरत है कि रिसर्च एक बहुत ही सिस्टमैटिक मेथड है, यू नो, इट्स अ प्रोसेस, अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस। एक प्रक्रिया है जिसको आपने हर एक स्टेप आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो एक उसको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाता है वो आपका रिसर्च क्वेश्चन है। तो इसलिए रिसर्च क्वेश्चन से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दिस बिकॉज द रिसर्च क्वेश्चन इज द स्टार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक इंक्वायरी हेल्पिंग यू टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। सो व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस? व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस? डिसीजंस की मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे कौन सी थ्योरी लेनी चाहिए, मुझे कौन सा मेथड लेना चाहिए, मुझे कौन सी केस स्टडी लेनी चाहिए, ठीक है। तो रिसर्च, सो क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वह एक तरीके से आपकी, जैसे मैंने कहा था, वो आपका एक बाइबल है, एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप है, और रिसर्च आपको उस मैप को तैयार करने में यू नो बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट यू नो मुझसे कहा गया था कि अगर आप एक अच्छी रिसर्च कर रहे हैं तो ठीक है, आपने 15,000 का मुझे सिनॉप्सिस या 10,000 या 6,000 7,000 जितनी भी वर्ड लिमिट है उसका आपने तो दे दिया, पर आप उसको 2 पेज में मुझे समझा सकते हैं एक डायग्राम के द्वारा। और अगर आपका एक रिसर्च प्रपोजल अच्छा है, आप
उसको एक डायग्राम की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पर इसका जो मुख्य केंद्र है, जो एक नींव है, वो क्या है? वो है रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो मतलब मैंने एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि रिसर्च क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च क्वेश्चन अगर आपका नहीं होगा तो आपकी जो रिसर्च है वो बहुत ही ज्यादा वीक होगी, सब जगह होगी, स्कैटर्ड होगी, सब कुछ कह रहे हैं पर इतना कुछ कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और फिर आप क्यों अपने 6-7 साल या 5-6 साल बर्बाद कर रहे हैं, जब आपके पास सब कुछ कहने को है। हमें ये जानना है कि इस पर काफी काम हो चुका है, आपके पास ऐसी क्या यूनिकनेस है, या क्या आपके पास ऐसा क्या आइडिया है जो आप लाना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं। सो इसलिए हाउ टू चूज अ क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन कैसे चूज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसलिए इसका सोर्स क्या है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस चूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस कहीं भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। वो कोई इवेंट हो सकता है, 9/11 एक इवेंट था। फिर से मैं IR एग्जाम्पल्स में जा रही हूँ क्योंकि आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। वो इवेंट क्या है, ठीक है, मैं रशिया यूके रशिया's वॉर ऑन यूक्रेन के बारे में जानना चाहती हूँ मैं, या ये इवेंट है, मैं जानना चाहती हूँ, ये तो क्या एक प्रोजेक्ट के कि उसमें कंपैरिजन में काफी वो हो जाएगा, पर मैं जानना चाहती हूँ जो चाइना भी बांग्लादेश में जो प्रोजेक्ट कर रहा है, या चाइना जो नेपाल में प्रोजेक्ट कर रहा है, वो कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर वो कोई इशू हो सकता है, आप पानी पर काम करना चाहते हैं, आप एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, कोई भी स्पेसिफिक इशू हो सकता है, वॉर पर काम करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक इशू हो सकता है। या फिर वो कोई भी प्रोसेस हो सकती है कि अगर क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशंस हो रहे हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। या एक जैसे जो मेरा जो टॉपिक था अपने PhD में, 1997 में एक ट्रीटी हुई थी, ओटावा ट्रीटी, एंटी पर्सनल लैंडमाइन ट्रीटी, जिसमें एंटी पर्सनल लैंडमाइंस को बैन किया था, और वो काफी सक्सेसफुल रही थी। सक्सेसफुल इसलिए रही थी क्योंकि लैंडमाइंस पर बैन लग गया था, और उससे पहले जितने भी कुछ देश थे वो लैंडमाइंस पर बैन लगाने के उसमें वो सहमत नहीं थे। पर ऐसा क्या हुआ इस पर्टिकुलर ट्रीटी में, जो कंट्रीज का बिहेवियर चेंज हुआ, ये मेरा एक क्वेश्चन था। और इसलिए मैंने प्रोसेसेस जानना शुरू की, और जब मैंने प्रोसेसेस जानना शुरू की, जो मैं उन प्रक्रियाओं में गई, उन प्रोसेसेस में गई, मैंने देखा कि एक मुख्य उसका कारण ये था कि सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही बातें सीमित नहीं थी, जो नेशनल और लोकल लेवल था, जो हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो एक तरीके से इस मुद्दे को उन्होंने काफी पॉलिटिसाइज किया, काफी पब्लिसाइज किया। तो वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो पहला तो चूज अ क्वेश्चन, वो सोर्स क्या है, एक इवेंट हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकता है, पर यह आपका एक टॉपिक हो गया, ठीक है। तो पर आप जब रिसर्च क्वेश्चन में आते हैं, रिसर्च क्वेश्चन जो मैंने कहा, आपका एक ब्रॉड टॉपिक आपने ले लिया, पर अब आपको उसको नैरो डाउन करना है। और नैरो डाउन करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप एक रिसर्च क्वेश्चन को एक्चुअली नैरो डाउन करते हैं, वो इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स में हेल्प करता है। जैसे मैं अगेन एक चीज अपने जो विद्यार्थियों से है वो कहते रहती हूँ कि रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, रिसर्च का मतलब ये है कि आप क्या क्या एक्सक्लूड कर रहे हो। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सब चीज लिखना चाहोगे तो उतना ना ही हमारे पास टाइम है और ना ही हमारे पास इतना कैपेसिटी है। तो हम क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट, एंड वहां पर अगेन वो रिसर्च क्वेश्चन काम आएगा, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन काम आएगा जहां पर आपको एक तरीके से इट गिव यू क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू नीड टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आप क्या जानना चाहते हैं, उस पर आपको एक मदद मिलेगी। और तीसरी बात, आप जो अपना आंसर है, जिस तरीके से आप अपने आंसर, अपनी रिसर्च को आगे ले जाना चाहते हैं, आप उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, रिसर्च के थ्रू। सो इसलिए आप जब भी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो रिसर्च क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, कुछ जो 3 मुख्य बातें हैं रिसर्च क्वेश्चन
को फॉर्मुलेट करते वक्त जो आपके दिमाग में होने चाहिए वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। जो पहला है कि आप को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं सिर्फ रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा ए ने ये लिखा है, फलाना ने ये लिखा है, ढिमाका ने ये लिखा है और तब मेरी रिसर्च हो गई। नहीं, वो आपकी रिसर्च नहीं है, पीएचडी रिसर्च नहीं है। एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर को सोचना है, चाहे कोई भी उसका विषय हो, उसको यह सोचना है कि मैं जो भी मेरा डिसिप्लिन है, चाहे वो सोशियोलॉजी है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे लाइक एनी ऑफ दीज नेचुरल साइंसेस और साइंसेस हो, वो किस तरीके से जो नॉलेज है मेरी फील्ड की उसको बढ़ा रहा है, किस तरीके से मैं एक नया पन्ना जोड़ रहा हूँ जो मेरा डिसिप्लिन है उसको समझने के लिए। तो मैं आपको एक वो देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आई होप एग्जाम्पल्स में दे सकी, पर थोड़ा सा मैं हेजिटेट इसलिए कर रही हूँ एग्जाम्पल्स देने के लिए क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल्स फिर वो इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज से आएंगे और वो कहीं ना पता नहीं आप लोग कितने रिलेट कर सके। पर हाल ही में मैंने किताब लिखी कौटिल्यज अर्थशास्त्र, और कौटिल्य अर्थशास्त्र पर काफी लिखा गया है और करीबन जब 2010-2011-12 में मैंने इस किताब के बारे में सोचना शुरू किया तो हमने देखा कि लोगों ने काफी लिखा है, पर एक चीज जो सामने आई यह देखा गया, एटलीस्ट मैंने ये पाया इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल थियोरिस्ट भी अर्थशास्त्र के बारे में काफी लिख रहे थे, पर इंडियन पॉलिटिकल थॉट उतना हमें पढ़ाया नहीं जाता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हम ज्यादा पढ़ते हैं, और वो भी अगर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ रहे हैं तो हम शायद ही कौटिल्य को पढ़ें। पर मुझे ये लगा कि जिस तरीके से कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा गया है, लोगों ने कौटिल्य को इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि वो बहुत ही कडिंग, क्रूअल, उसके कुछ वैल्यूज नहीं है, कुछ मोरालिटी नहीं है, इस तरीके से। और हम कहते हैं ना कि कुटिल है, वो कौटिल्य भी कुटिल से आता है, कूटनीति। तो एक जनरल एक परसेप्शन है, और इसलिए जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज हैं उसमें कौटिल्य को एक बहुत ही कूटनीतिज्ञ माना गया है। और पर जब मैंने पढ़ा मुझे लगा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र ठीक है, कूटनीति की बात करता है, पर ये जो कूटनीति की बात कर रहा है वो एक अलग दृष्टि से उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है। और उसने जब पूरा अपने वो कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा तो मुझे लगा कि धर्म उसका एक मुख्य केंद्र है। धर्म वो नहीं, रिलीजन मेरा मतलब नहीं है, पर धर्म मतलब जैसे वो जो एक कॉस्मिक विजन जो उसका था कौटिल्य अर्थशास्त्र में, जो एक तरीके से वो अपना जो इंस्पिरेशन ले रहा था वो धर्म से ले रहा था। जैसे और धरती जो वर्ड है अगर वो धैर्य से आती है, ठीक है, धरती धैर्य से आती है जो एक तरीके से ठहराव देती है। और जिस तरीके से सृष्टि जो हमारे अर्ली फिलोसोफर्स थे, हर चीज एक सिस्टमैटिक ढंग से होती है, और इसीलिए सोशल एंड पॉलिटिकल बैलेंस होता है, एक तरीके से बैलेंस होता है नेचर में। तो जब उसने ये रचना की और वो बात करने लगा एक आइडिया ऑफ स्टेट या आइडिया ऑफ स्टेट क्राफ्ट की, तो मैंने देखा कि वो कहीं ना कहीं धर्म बार बार आ रहा है। और धर्म जो है दैट रियली बिकम्स द फल्क्रम ऑफ सस्टेनिंग सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। और धर्म का जो फिर अर्थ हो जाता है वो ड्यूटी हो जाता है, रिलीजन की बात नहीं हो रही है। जिस तरीके से आज हम धर्म को समझते हैं वैसा एक चिंतन हमारे एंशिएंट उसमें नहीं था, ठीक है, वो बाद में आया। खैर ये अलग बहस है, पर जो मैं बात आपसे कहना चाह रही हूँ, तो किस तरीके से कौटिल्य को हमें अलग तरीके से देखने की जरूरत है, क्योंकि एक मुख्य लिमिटेशन है जैसे डिसिप्लिन से मैं आती हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस, जितनी भी हमारी थ्योरीज हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट चाहे वो रूसो हो गया, चाहे हॉब्स हो गया, चाहे लॉक से बनी हुई है। तो रियलिज्म, लिबरलिज्म, आई एम श्योर आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो जो इनका एक मुख्य इंस्पिरेशन है वो यही थिंकर्स है। पर अगर आप चाइना की थ्योरीज देखें या चाहे आप मेरे ख्याल से एशिया में, तो इंडिया में तो उतना नहीं हुआ है, अगर हम यहाँ, तो उनका एक चिंतन अलग था। तो मुझे ये लगा कि हमें देखना चाहिए कि अलग अलग जगहों में, ज्योग्राफी की तो हम बात करते हैं पर ज्योग्राफीज ऑफ थॉट भी होते हैं, और क्या इन ज्योग्राफीज ऑफ थॉट को देखकर हम कुछ नया जान सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में।
तो यहाँ पर मुझे लगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, यू नो। तो आपको रिप्रोड्यूस नहीं करना है, आपको सोचना है कि आप किस तरीके से एक चीज अपना जो आपका डिसिप्लिन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो सेकंड चीज है वो रिसर्चेबल होनी चाहिए, ठीक है। योर रिसर्च शुड और योर रिसर्च क्वेश्चन शुड बी रिसर्चेबल, ऑलराइट। सो व्हाट डज दैट मीन? रिसर्चेबल मतलब ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही एक एम्बिशियस क्वेश्चन ले लिया और आपने कोई ऐसा क्वेश्चन ले लिया जिसको आंसर करने के लिए आपको यू नो एविडेंस ही ना मिले। तो वो एक तरीके से एक रिसर्चेबल क्वेश्चन होना चाहिए जिसको आप रिसर्च कर सके, क्योंकि रिसर्च क्या एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है। तो ये जो मुख्य चीज है नो, रिसर्चेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जैसे कई बच्चे कहते हैं कि हमें, जैसे अफगानिस्तान जो मेरी यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, उसमें भारत से ही बच्चे नहीं आते हैं, उसमें आते हैं अफगानिस्तान से लेकर जितने भी सार्क देशों के बच्चे हैं वो आते हैं। और कई लोग अपना, जैसे हम तालिबान पर काम करना चाहते हैं, तालिबान रोल इन अफगानिस्तान, बट क्या ये रिसर्चेबल है? अभी आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अब जो आज का तालिबान है और जो 5 साल पहले का तालिबान था, 2001 का तालिबान था, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ कंटिन्यूटीज हैं पर कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि अब वो यू नो काबुल उनके हाथ में है। और तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस क्वेश्चन हो जाएगा कि आप कैसे प्रूव करेंगे। रोज नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, लोग अभी भी, इंडिया ने अभी तक तालिबान को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है, कुछ ही देश इन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है। तो इस तरीके से अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन ले लें, स्पेशली सोशल साइंसेस में ना, तो वो आप एक अपना ही अपनी कबर खोद रहे हैं, क्योंकि आप वो खोदते जाएंगे और कभी आंसर नहीं मिलेगा, और बल्कि 4-5 साल में इतने सारे डेवलपमेंट्स हो जाएंगे कि आप कुछ कह नहीं सकेंगे, ठीक है। सो इट शुड बी रिसर्चेबल, यू नो, समथिंग विच शुड बी रिसर्चेबल। आप कोई ऐसा टॉपिक ले सकते हैं जिस पर काम हुआ है, पर साथ ही में आप उस पर और काम कर सकते हैं, यू नो। ऐसा नहीं कि कुछ काम हुआ है और जैसे अगर हम एक टाइम देखना जरूरी है, मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे 5:21 है, 4:30 to 6 मेरे पास कितना टाइम है माया जी? आप ले लीजिए, वैसे 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। ओके। तो लेकिन आप इतना इंटरेस्टिंग, मैं भी बड़े ध्यान से सुन रही हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। ओके। नहीं, वही मैं देख रही थी कि यू नो मेरे पास टाइम है, क्योंकि वही होता है क्लास में ना। तो इट शुड बी रिसर्चेबल, ओके। एंड रिसर्च क्वेश्चन शुड नॉट बी आंसर्ड डेफिनेटली, इन द सेंस, ये तीसरा पॉइंट है कि ठीक है आप रिसर्चेबल क्वेश्चन दीजिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू नो कुछ पहले तो यू नॉट रिप्रोड्यूसिंग द सेम थिंग, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिस पर बहुत लोगों ने लिखा है, ठीक है। दूसरा, इट शुड बी रिसर्चेबल, जिस पर आप रिसर्च कर, बहुत महत्वाकांक्षी मत बनो, क्योंकि 5 साल है आपको एक चाहिए और इन 5 सालों में आपने उसको करना है। बहुत महत्वाकांक्षी बन जाओगे तो वो काम नहीं हो पाएगा, आप खुद ट्रैप हो जाओगे। और तीसरा जो बेसिक पॉइंट है कि वो रिसर्च क्वेश्चन शुड नॉट बी आंसर डेफिनेटली। एक क्वेश्चन है जिस पर, जो काफी विवादित क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि उस पर कोई ऐसा उस पर बहुत लोगों ने काम किया है, ठीक है, पर साथ ही में ऐसा आपके लिए एक स्पेस है जहां पर आप उसको आंसर कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है। So 3 things, therefore don't forget these points, which are these 3 things, you know, and so has significance for a topic issue relating to the subject matter of the field. Okay, it should be relevant to the field. What is it that you're contributing is researchable, it can be answered, you know, in a systematic manner, not very ambitious, and a question which has not yet been answered in a definitively, जिसमें विवाद हो रहे हैं और ये विवाद आप देखना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपके पास एक कोई अपना दृष्टिकोण हो जो आप रख सकते हैं, ठीक है। सो फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, तो आपने, ठीक है, ये तो चीजें हमारी हो गई, पर आप फॉर्मुलेट कैसे करें, ठीक है। मैंने ये बता दिया आपकी प्री कंडीशंस क्या हैं, वो जो 3 मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो इंपॉर्टेंट हैं, पर आप फॉर्मुलेट कैसे करें। मैंने शुरू में ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ आपके यू नो आप अचानक से बैठे और अचानक से आप कहें कि हाँ मैं ये क्वेश्चन करूंगा, नहीं, क्योंकि हो सकता है उस रिसर्च क्वेश्चन को कई लोगों ने देखा है, और एक शोध विद्यार्थी का ये काम है कि वो ये देखे कि उस पर क्या क्या काम हुआ है।
So read the literature with a skeptical mind. So first is the literature survey. And what is the literature survey? कि उस पर क्या क्या काम हुआ है. पर साथ ही में जब आप लिटरेचर सर्वे पढ़ रहे हैं, जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जो भी आपके विषय से रिलेटेड है, आपको सिर्फ उसको जो भी वो स्कॉलर कह रहा है उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको एक स्केप्टिकल, एक विश्लेषणात्मक तरीके से उसको देखना है. क्योंकि जो आपका मुख्य कार्य है, आपका मुख्य कार्य क्या है? आपका मुख्य कार्य है एडवांसिंग नॉलेज. आप कैसे नॉलेज पर कंट्रीब्यूट करें और कैसे आप जो एग्जिस्टिंग व्यूज है उनको क्रिटिक भी करें. ठीक है, तो जो आप लिटरेचर रीड कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने कह दिया हाँ भाई ए ने ये कहा है, बी ने ये कहा है, सी ने ये कहा है, डी ने ये कहा है और ये मेरा लिटरेचर सर्वे है. नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए और एनालिटिकल होने के लिए आपको एक स्केप्टिकल माइंड की जरूरत है, एक क्वेश्चनिंग माइंड की जरूरत है. ठीक है, सो जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड. एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट यू आर एक्चुअली व्हाटएवर यू रीड, you are subjecting it to questions. ठीक है, आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, वो जरूरी है. एक रिसर्च स्कॉलर हमेशा क्वेश्चन करता है. ठीक है, अगर नहीं क्वेश्चन करोगे तो फिर आप वही कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रिप्रोड्यूस नॉलेज कर रहे हो, जो मेरे ख्याल से एक मुख्य एक एंड गोल नहीं है. और तीसरा जो मेरे ख्याल से फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट ना हो. किस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है, आजकल का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा है, वो किस तरीके से उसको आंसर कर सकता है. ठीक है, सो फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस therefore would entail that a research scholar also reads newspapers. A research scholar knows what is happening around the world. A research scholar knows कि आज क्या क्या हमारी जो चर्चे हो रहे हैं हमारे विषय पर, वो क्या क्या है, क्या उसका कुछ रेलेवेंस है. नहीं तो आप एक अपने ही एक बुनते जाओगे, अपनी एक कथा एक बुनते जाओगे और वो आपको जो कथा है वो पता नहीं कहाँ ले जाएगी, यू नो. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका पूरा करियर है, आप कोई भी इंटरव्यू में जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, वहां पर आपका जो करियर होगा, आप कितने एक्टिव रहेंगे एकेडमिक फील्ड में, है ना, वो इस पर ही निर्भर करेगा कि आप कितना पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस आप ला सकते हो. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जो रिसर्च क्वेश्चन से ही जुड़ा जो एक दूसरा है कि आप रिसर्च क्वेश्चंस कैसे चुने. आप रिसर्च क्वेश्चंस चुन सकते हैं लिटरेचर सर्वे. ठीक है, लिटरेचर सर्वे के लिए जरूरी है आप पढ़े और पढ़े, इसका फॉर्मूला यही है. और जो मैंने तीसरा जो पॉइंट बोला था कि इज द क्वेश्चन डेफिनेटिवली बीन आंसर्ड, वो आपको जो आंसर मिलेगा वो लिटरेचर पढ़कर ही मिलेगा. ठीक है, तो लिटरेचर सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि आपने 5 किताबें ली या 10 किताबें या 20 या 30, आपने कहा मैंने इतना पढ़ लिया है. आपको एक विश्लेषणात्मक तरीके से उन किताबों को पढ़ना है, एक स्केप्टिकल माइंड बनाकर वो किताब कोई आर्टिकल पढ़ना है. तो और लिटरेचर सर्वे इस क्वेश्चंस ही आपको एक तरीके से मदद नहीं करता है, यू नो, फॉर्मुलेट करने के लिए. वो आपको जब आप एंड में अपनी बिब्लियोग्राफी बना रहे हो, अपने रेफरेंसेस बना रहे हो, अपने सोर्सेज बना रहे हो, आप उन लिटरेचर सर्वे के बेस पर ही अपना वो बिब्लियोग्राफी कंपाइल कर सकते हुआ है. उसके बाद आप जब लिख रहे हो, आइडेंटिफाई करो. ये नहीं कि आपको बताना है कि इसमें ये हुआ है, इस बंदे ने ये कहा है, इस बंदी ने ये कहा है. नहीं, आप लोगों को वो आर्ग्यूमेंट, जो एक मुख्य उसका आर्ग्यूमेंट है, वो पकड़ना है. ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट पकड़ने के लिए आपको हो सकता है कि वो 2-3 बार पढ़ना पड़े, वो हमें भी पढ़ना पड़ता है. कोई बहुत सा डिफिकल्ट सा चैप्टर होता है, वो पढ़ाना है, तो एक टीचर को भी मेरे ख्याल से 2-3 बार पढ़ना पड़ता है उसको जानने के लिए कि उसका मुख्य आर्ग्यूमेंट क्या है, जो मैं उस बच्चे को 30 मिनट की क्लास में बता सकूं ना. तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, और वो जो ट्रेनिंग अभी मिल रही है आपको, वो इसलिए जरूरी है. ठीक है, फिर आप जब अपना लिटरेचर सर्वे पढ़ रहे हैं, आप स्ट्रेंथ्स जान रहे हैं कि इसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या कंटिन्यूटीज हैं, क्या थीम्स हैं. वो जो आपके 4-5 आइडियाज हैं, आप उनको 1-2 आइडियाज में ला सकते हैं. यू नो, कहते हैं कि एक लिटरेचर सर्वे एक मैदान की तरह है, मैदान जो उबड़ खाबड़ है. ठीक है, तो आप मैदान में तो चल रहे हैं, कहीं पर ऊपर चढ़ाव आएंगे, कहीं पर उतराव आएंगे. चढ़ाव जहां पर आएंगे मतलब इस पर काफी काम हुआ है, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो सैचुरेशन पॉइंट है.
कोई ऐसा टॉपिक जिस पर बहुत लोगों ने काम किया है, तो उस पर भी आप काम करेंगे तो एक इतने सारे लोग हैं, आप कहाँ पर अपना नाम बना पाएंगे। पर जो उतराव आएंगे, जहां पर आप देखेंगे हाँ इस पर काम नहीं हुआ है, इसको मैं पकड़ सकता हूँ, तो हमेशा एक लिटरेचर सर्वे को एक मैदान सोचिए, एक उबड़ खाबड़ मैदान सोचिए, पहाड़ हम सब पहाड़ों के हैं, तो आप इसको मैं वैसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये जरूरी है क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं ले सकता हूँ, जिनको आंसर तो किया गया है, डेफिनेटली आंसर नहीं किया गया है, और साथ ही में ये एक कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं नॉलेज बेस के लिए, मेरा डिसिप्लिन जो भी है, ठीक है। तो लिटरेचर सर्वे आपको और भी क्या मदद करता है, आपका डेटा क्या होगा, आपका एविडेंस क्या होगा। आपको जैसे जब मैंने अपना खुद टॉपिक शुरू किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, मुझे था कि मैं सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पर काम करना चाहती हूँ, मैं पर मेरे केस क्या होने चाहिए, तो वो केस बहुत जरूरी थे मेरे लिए क्योंकि मुझे एविडेंस चाहिए था, मुझे डेटा चाहिए था, और मैं उन पर कैसे आई, मैं लिटरेचर सर्वे से आई ना। तो कई जो एविडेंस, जो डेटा है वो आपको मिलेगा अब लिटरेचर सर्वे, और आपको एक तरीके से डायरेक्शन भी मिलेगा अपने डेटा के लिए, कि हर एक रिसर्च स्कॉलर के लिए बहुत जरूरी है कि वो किस बेसिस पर, किस एविडेंस पर, किस डेटा पर वो अपने जितने भी उसके प्रश्न हैं, जितने भी वो इंसाइट्स है, वो किस बेसिस पर कह रहा है। डेटा बहुत जरूरी है, इसलिए लिटरेचर सर्वे बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लिटरेचर सर्वे करने के लिए जरूरी क्या हो जाएगा, जरूरी ये भी हो जाएगा कि आप पढ़ें, और वो जो एक पूरी प्रक्रिया है उसमें से आप अपने क्वेश्चंस, अपना जो अपना मोटा मोटा जो आपके मुख्य जो पिलर्स हैं किसी भी रिसर्च सिनॉप्सिस के लिए, वो आप देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो एक रिसर्च है, इट्स लाइक अ वास, ओके, एंड कोई भी फूलदान आप देखिए, एक हमेशा ब्रॉड क्वेश्चन से शुरू होता है, हमने टॉपिक की बात की थी, उसके बाद वो थोड़ा पतला होता है बीच में, यहाँ पर हमारे रिसर्च क्वेश्चंस आते हैं जो हमारी रिसर्च को नैरो करते हैं ना, और फिर वो फिर से ब्रॉड हो जाता है एंड में ना। और एंड में ब्रॉड होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि वो एक तरीके से जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, आप अपनी रिसर्च क्वेश्चन से अपनी रिसर्च आप नारो कर रहे हैं, आप उन तथ्यों को देख रहे हैं, एक तरीके से बाल की खाल निकाल रहे हैं, नए एविडेंस ला रहे हैं, और इन नए एविडेंस से फिर आप वापस अपना ब्रॉड बेस कर रहे हैं, क्योंकि जो कंक्लूजन आप लिखेंगे अपना, वो होगा कि आप किस तरीके से जो आपकी रिसर्च है वो आपके विषय को, आपके डिसिप्लिन को, वो जो थीम लिया है, जो आप नई बातें कहना चाहते हैं, किस तरीके से उन पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो समझ में आया? तो इट्स लाइक अ रिसर्च वास, योर रिसर्च इज लाइक अ रिसर्च वास, इट स्टार्ट्स विद अ ब्रॉड क्वेश्चन, इट देन narrows down through your research question, which is very important, and again, you know, it sort of broadens again, because you have to broaden it, you have to then go back to your discipline and say कि ठीक है, you know, like ये लिटरेचर है, अब इस पर और काम होना चाहिए, और ये जो मैंने बातें कही हैं, मेरी रिसर्च के थ्रू ये बातें आ रही हैं, और ये जो बातें हैं ये लोगों ने ठीक है कही थी, पर उन्होंने ये दृष्टिकोण नहीं लिया था, और मैंने इस दृष्टिकोण को लिया है ना। तो ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। So do not forget these points again, okay? So this is the second, and I think I'm going to like sort of, you know, end it, not many slides. So do not forget these points. तो 3 चीजें आपको याद रखनी है कोई भी रिसर्च करते वक्त। ये फिर मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा कहती हूँ, जब कहते हैं मास्टर्स के बच्चे आते हैं हमारे पास, हम उनको एक डेजिटेशन लिखना पड़ता है, और वो कहते हैं कि हम अपना कैसे लिखें, क्योंकि हमने पहले कभी पेपर नहीं लिखे हैं, डेजिटेशन तो दूर की बात है, यू नो, बैचलर्स कर आए हैं, मास्टर्स किया है, और अभी तक तो उनको हम कहते हैं कि हमेशा 3 क्वेश्चंस तुम याद रखो कोई भी पेपर लिखने के लिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट इज द सेंट्रल क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो एक सेंट्रल क्वेश्चन होना चाहिए और सब क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल क्वेश्चन एक तरीके से आपका ब्रॉड क्वेश्चन हो सकता है, पर फिर आपके स्पेसिफिक स्मॉल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप स्पेसिफिकली उसको आंसर करें, और उन्हीं स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बेसिस पर आपके चैप्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड इज व्हाई, क्यों आप ये रिसर्च कर रहे हैं। आप ये रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाँ इस पर काफी काम हुआ है, पर कुछ दृष्टिकोणों को नहीं देखा गया है, यू नो, और वो कुछ भी हो सकता है, अर्बन रूरल डिवाइड हो सकती है, या हो सकता है कि ठीक है बहुत ज्यादा पॉलिसी वर्क चल रहा है पर चाइना साउथ एशिया रिलेशंस पर एक्चुअली में चाइना बांग्लादेश पर काफी, बट एक्चुअली वो जो बॉर्डरिंग एरियाज के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और हाउ इज द लिटरेचर सर्वे, आप कैसे करेंगे ये, आपका लिटरेचर सर्वे कैसा है, एंड जब आप लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं जो भी इस पर लिखा गया है, आप जो आपका क्वेश्चन है, आप हमेशा एक विश्लेषणात्मक एक उससे अप्रोच से ले रहे हैं कि जो क्वेश्चन है, जो ब्रॉड क्वेश्चन है, उसको अलग अलग स्कॉलर्स ने कैसे देखा है। तो जब आप लिटरेचर सर्वे लिखेंगे तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस तरीके से स्कॉलर्स ने उसको आंसर किया है, और इसलिए आप उसको रिपीट करने से भी बचेंगे, आप यू आर नॉट जस्ट रिप्रोड्यूसिंग ना, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ बातें जो मैं कहना चाहूंगी, ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, एक ऑब्जर्वेंट माइंड होना चाहिए किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए, तभी वो टॉपिक आ पाएगा, सोर्स क्या इवेंट्स हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप अपने पढ़ाई तक ही सीमित रहें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, क्या अभी चर्चे चल रहे हैं उस पर देखें, और इस तरीके से एक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, लिटरेचर और रेफरेंसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि रेफरेंसेस आपके लिए एक तरीके से आपका दे आर योर गार्ड ना, वो कहते हैं ना बाण, दैट मैजिक बाण है। तो वो लिटरेचर एंड रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बेसिस पर ही वो स्कॉलरशिप आपकी बढ़ रही है। आप ये नहीं कह सकते कि ये किस बेसिस पर आपने क्वेश्चंस बनाए हैं। हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन लाएं, और होता है काफी बार, कई स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं हमारा क्वेश्चन ये है, तो कहती हूँ बहुत काम हो चुका है, तुम ये क्यों करना चाहते हो, तो कहेंगे कि कहाँ काम हुआ है, तो वहां पर आपका लिटरेचर सर्वे आएगा, तो वो फिर उसके बाद उनको पढ़ना पड़ेगा, और फिर वो इस तरीके से नैरो करेंगे, इसलिए काफी समय लगता है। सोर्सेस क्या है आपके, सोर्स आपकी रिसर्च का क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कोर्स होगी, JSTOR करके एक है, इंटरनेट आजकल सब जगह है, इंटरव्यूज आप ले सकते हैं लोगों के, अलग अलग लोगों के, अगर आप ग्रुप डिस्कशंस ले सकते हैं, कर सकते हैं, आप जाकर लोगों से बात कर सकते हैं, या पॉलिसी मेकर्स के इंटरव्यूज ले सकते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं, और ये सब आपके सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरे ख्याल से जो मुख्य क्वेश्चन है वो तो है, क्योंकि व्हाट इज अ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि रिसर्च क्वेश्चन आपको किस तरीके से चूज करना है, बिकॉज ये बेसिक नीड है आपके एंटायर रिसर्च की। जो दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, सो हाउ डू आई फॉर्मुलेट द क्वेश्चन एंड हाउ डू आई आंसर माय रिसर्च क्वेश्चन। द सेकंड इज आंसरिंग योर रिसर्च क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है जो आपको ले जाता है आपके मेथड पर, जो मैंने बात की, और आई एम श्योर दैट ये रिसर्च मेथड के क्लास में आपने देखा होगा किस तरीके से कई थ्योरीज आई हैं, और हर थ्योरी एक डिफरेंट मेथड लेता है। जैसे हम फेमिनिज्म थ्योरी ले, फेमिनिस्ट थ्योरी ले, या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ले, या पोस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी ले ना, ये सब क्या है, ये मेथड इनका इंटरप्रेटिव मेथड है, उत्तर व्यवहारवाद की तरफ जाएंगे। पर अगर मैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करी हूँ, मैं रियलिज्म लेना चाहती हूँ, लिबरलिज्म लेना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं व्यवहारवाद की तरफ जाऊंगी। तो ये बहुत जरूरी है, मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका मेथड क्लियर नहीं है तो फिर यू विल बी लॉस्ट। तो तब आपको मालूम चल जाएगा कि अगर ये मेथड मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ठीक है, हो सकता है मैं दोनों को मिलाना चाहती हूँ, पर क्यों मिलाना चाहती हूँ और क्यों, क्या ये आंसर कर सकता है, ये जरूरी है। ठीक है, और एक बार आपका मेथड क्लियर हो जाए, और मेथड इसलिए भी क्लियर होना जरूरी है क्योंकि ये जो दो चीजें हैं, प्रपोजिशन एंड हाइपोथेसिस, आपके क्या अनुमान है या क्या आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं, यह किस तरीके से आंसर होंगे, ये आपके मेथड से आंसर होंगे। तो आई एम श्योर दैट मेथड क्लास में आपने अलग अलग मेथड्स पढ़े होंगे, और उन मेथड्स की जो वैल्यू है वो आपकी रिसर्च सिनॉप्सिस में आएगी, और किसी भी रिसर्च सिनॉप्सिस में, किसी भी डॉक्टरल डेजिटेशन में मेथड बहुत मुख्य अंग है। ठीक है, सो अलग अलग तरीके आप अपना सकते हैं डिपेंडिंग आपका कौन सा विषय है। ठीक है, आपका जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जहां पर आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हिस्टोरिकल मेथड जिसको कहा गया है। यहाँ पर आप बताना चाह रहे हैं कि मे बी जैसे E.H. कार की किताब है व्हाट इज हिस्ट्री, उसमें इसमें काफी लिखा है उसके बारे में। और डिस्क्रिप्टिव मेथड जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगेन उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्यों ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं, ये आपके रिसर्च क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है।
ना। एक्सप्लेनेटरी आप एक्सप्लेनेटरी हो सकता है कि आप किस तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं, जो एक तरीके से आप दो सेंटेंसेस या दो प्रपोजिशंस को जोड़ रहे हैं, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है वहां पर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आती है। प्रिडिक्टिव रिसर्च आती है अगर आप थियोराइज करना चाहते हैं, आप थ्योरी, आप केसेस में आप उतना है नहीं, आप केस बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप थियोरी पर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे बारी बुजान करके एक स्कॉलर है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो थ्योरी ऑफ सिक्योरिटी की बात करता है, थियोराइजिंग सिक्योरिटी, और उसने काफी केसेस लिए हैं, जैसे एशिया पूरे वर्ल्ड के केसेस लिए हैं, और उसने उन केसेस के द्वारा ये बताया गया है कि सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी को हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये एक प्रिडिक्टिवनेस देती है, क्योंकि थ्योरी हमेशा प्रिडिक्टिव होती है, वो बताती है कि अच्छा अगर ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा ना। एंड साइंस के स्टूडेंट्स ही समझेंगे इस तरीके से, जैसे रियलिस्ट थ्योरी है, लिबरल थ्योरी है, ये एक तरीके से बताती है, एक इनमें एक प्रिडिक्शन का एलिमेंट होता है कि आप इस तरीके से करेंगे, आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे तो इसका ये उपाय निकलेगा, ठीक है। रिसर्च प्रिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, जहां पर आप सिर्फ पॉलिसी मेकर्स को बताना चाहते हैं एक कि ये मुद्दे हैं और इस तरीके से पॉलिसी वर्क ये होना चाहिए, मतलब इस तरीके से होना चाहिए। या एक रिसर्च नॉर्मेटिव हो सकती है। नॉर्मेटिव इज लाइक आप जहां पर आप कहते हैं दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी, ये करने का तरीका, अगर आपको शांति चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि आप मार्क्सिज्म अपनाएं या कुछ अपनाएं, कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रकार की थियोरीज हैं, और मेरे ख्याल से ये जो आखिरी क्वेश्चन है, आई डोंट नो ये सबको इट वोंट स्पीक टू एवरीवन, बट एटलीस्ट फॉर आईआर स्टूडेंट्स, फॉर सोशल साइंस स्टूडेंट्स, ये जो डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स है किसी भी थ्योरी के, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर एंड करूंगी, और या आप लोग क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। हाँ, तो आपको अब मेरे ख्याल से हम डिस्कशन बेस्ड कर सकते हैं इसको, पर आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मैम। हाय सुषमा। यस मैम, मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया एक टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव होने के साथ साथ उसे नैरो भी होना चाहिए, तो इन दोनों चीजों में जो कि ऑपोजिट है, हम उन दोनों में एक बैलेंस हमारी रिसर्च टॉपिक लेते समय हो, ये हम कैसे इंश्योर करेंगे? आपका रिसर्च क्वेश्चन ये डिसाइड करेगा, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक बहुत डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, ठीक है, वो ब्रॉड है, जहां पर मैंने वो तुम्हें वास दिखाया था ना, वो बहुत ब्रॉड है। पर जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, वो जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो जो डिस्क्रिप्शन है वो उसको नैरो डाउन कर रहा है, क्योंकि आप फिर सब चीज नहीं कर रहे हैं, आप उसी रिसर्च जो कोई भी जो स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन है उसके थ्रू आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो वो इसलिए आपका एक नैरो डाउन हो जाएगा। पर जो ये है कि जहां पर डिस्क्रिप्शन है, जो आपका एक मुख्य एम्फेसिस होगा, जो मेन एम्फेसिस होगा, वो सिर्फ उसको डिस्क्राइब करना होगा। पर जो रिसर्च क्वेश्चन है, टॉपिक कैन बी वेरी ब्रॉड, but the research question will actually narrow it down. That depends on your research question. Yes, Seema? Yes, ma'am. Yeah. So therefore, research question क्या है? इसलिए मैंने जो उसका मुख्य आधार है, जो केंद्र बिंदु है किसी भी रिसर्च का, वो रिसर्च क्वेश्चन है। और अगर बाद में कभी अगर टाइम मिलेगा, I could have just maybe made it more, with एक बार मुझे थोड़ा मैप आउट हो जाए कि आप लोग कहाँ से हो, तो उसमें मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बता सकती हूँ। पर तो रिसर्च क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप करना तो चाह रहे हैं, आप वॉर को देखना चाह रहे हैं, पर आप यहाँ पर स्पेसिफिकली आप रशिया यूक्रेन वॉर को देखना चाहते हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर एक तरीके से आपको वॉर एज ए जनरल कैटेगरी के बारे में बताता है, और स्पेसिफिकली जब आप एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, कब हुआ, कहाँ हुआ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पर आप उस स्पेसिफिक केस को पढ़ रहे हैं ना। तो वो जो डिस्क्रिप्टिव होगा, वो जो आपका स्पेसिफिक केस होगा, आप सिर्फ उसी केस को पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आपका एक जो शार्पनेस आएगी आपकी रिसर्च में आएगी, वो यहीं से आएगी।
हाँ सीमा, समझ में आया? यस मैम, थैंक यू मैम। और कोई है? रंजना इज प्रेजेंट हियर? यस मैम। हाँ, आपका कुछ क्वेरी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम मैं मतलब डिफेंस स्टडी सब्जेक्ट है। Okay. तो मैं टॉपिक अभी लेना चाह रही हूँ कि इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशन। ओके। तो मैम थोड़ा सजेस्ट। देखो ये ब्रॉड टॉपिक है तुम्हारा। अब इंडिया श्रीलंका में क्या करना चाहते हो पहले? मैम थोड़ा बहुत ये सोचा है कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है श्रीलंका। ठीक है, तो ठीक है। देखो अब मैंने मेरे ख्याल से एक स्लाइड मिस कर दी मैंने, या मैंने वो पॉइंट भूल गई। उसमें मैंने एक चीज जो मैं कहना चाह रही थी कि मैं अपनी रिसर्च को कैसे, वो मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट स्लाइड था, क्योंकि तब मेरे दिमाग में हो रहा था कि मुझे ये लेक्चर पूरा करना है। आई डिडंट रियलाइज दैट 5:25 हो गया ना, आई वाज स्टिल इन द मिड्स ऑफ माय लेक्चर। बट so how do I describe my research? रंजना, तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछूंगी मैं। और तुमने कहा ठीक है मैं इंडिया श्रीलंका पर करना चाहती हूँ, ये मेरा पहला है। ठीक है, तुमने उसको नैरो डाउन किया। दूसरा तुमने कहा कि यू आर वेरी क्लियर कि तुम्हें डिफेंस स्ट्रेटेजिक सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन में जाना है। फेयर इनफ। तो ये तुमने थोड़ा सा उसको और नैरो डाउन किया, मतलब तुम उसके इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में नहीं पढ़ना चाहते हो, या और जो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ना चाहते हो, पर तुमने कहा कि आई वांट टू सी कि हाउ टू व्हाट एक्सटेंट इज श्रीलंका स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया ना। ये सपोज तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारा सब क्वेश्चन होगा, या जो भी तुम मेन क्वेश्चन वो डिपेंड करता है। इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या क्या लिखा गया है। अब जो एक मुख्य, जो अगर तुम देखोगे, अब ये तुम्हारा ब्रॉड क्वेश्चन है, ये तो ठीक है, तुमने केस स्टडी ले ली ना, तुम्हारी इंडिया श्रीलंका की तुम्हारी केस स्टडी होगी, डॉक्टरल रिसर्च है, तो फिर तुम शुरू कर सकते हो इंडियाज मैरिटाइम पॉलिसी। इंडियाज मैरिटाइम पॉलिसी, बिकॉज देखो अब श्रीलंका की लोकेशन क्या है। श्रीलंका इज द सदर्न नेबर, इट इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। और फिर तभी मैं कह रही हूँ ना कि जब तुम लोग सर्च करते हो तो डिबेट्स क्या हो रहे हैं। तुम देखो, अगर सागर डॉक्ट्रिन अभी मोदी के बाद आई, मोदी ने बात की सागर डॉक्ट्रिन की, ये चीजें काफी दिनों से लोग बात कर रहे थे, पर जो एक मुख्य फोकस दिया वो मोदी जी ने दिया, ठीक है। और तब उसके बाद एक मैरिटाइम पावर की तरह से एक मैरिटाइम पूरी पॉलिसी आई, सागर विजन आया, और अभी इंडिया काफी एक्टिव है। तो देखो अब ये जो चीजें हैं ये डेवलप हो रही हैं, ठीक है। अब तुम डिबेट देखोगे, तुमने देखना शुरू किया, एक जो बुक है तुम्हें पढ़नी चाहिए वो के.एम. पानिकर पढ़नी चाहिए, इंडियन ओशन। 1950s में ये किताब आई थी, और पानिकर जी ने लिखा था कि इंडिया बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है ना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा कॉन्टिनेंटल रही है। जितने भी देखो हमारे जितने भी इन्वेडर्स आए हैं, या साउथ एशिया इज अ वेरी कॉन्टिनेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउथ एशिया। तो तुम देखो, अगर मैं इसको 2-3 तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी, तो साउथ एशिया क्या है, ठीक है, हम कहेंगे कि ओके साउथ एशिया इज लाइक इंडिया विद अ कपल ऑफ कंट्रीज, बट देन साउथ एशिया इज गॉट 2 आइलैंड कंट्रीज, इट्स गॉट 2 landlocked countries, right? Afghanistan, yeah, it's got 3 landlocked countries, and then it has littoral countries, Pakistan, and Afghanistan is also, so Pakistan, Afghanistan, Bangladesh and India, तो एक तरीके से मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर तुम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हमेशा नेबरहुड में लैंड सेंट्रिक रही है। पर अब जो ये पूरा आइडिया है साउथ एशिया का, ये एक मैरिटाइम साउथ एशिया की बात हो रही है। जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात की कि नाउ लाइक इंडियन ओशन रीजन इज एन एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो यहाँ पर तुम देखोगे, और तुम पानिकर की अगर किताब से शुरू करोगे, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि 1950s में हमें देखना है कि हमारी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है कि लाइक मैरिटाइम इशू शुड बी अ कोर इशू। तो तुम वहां से जब शुरू करोगे, फिर तुम देखना शुरू करोगे कि इंडियाज मैरिटाइम पॉलिसी, केस ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन, तो फिर वहां से तुम अब एक तरीके से तुम ब्रॉड
जा रहे हो इंडिया फॉरेन पॉलिसी, तो बता रहे हो कि कैसे हमेशा टेरेस्ट्रियल पॉलिसी रही है, लैंड सेंट्रिक पॉलिसी रही है, but now it's very important to have a very ocean centric focus, you know, in terms of Indian foreign policy. Now when we look at the Indian the ocean centric aspect of Indian foreign policy, there is where I think Sri Lanka, the island state, becomes very very important. And फिर तुम जो भी इंडिया और श्रीलंका का जो भी तुम एनालिसिस कर रहे हो, वो या जो भी उसके कॉस्ट बेनिफिट्स निकाल रहे हो, या डिफरेंट लेवल्स पर एनालिसिस कर रहे हो, जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, ऐसा भी हमारे श्रीलंका के साथ डिस्प्यूट्स नहीं है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, तो उनको तुम ले रहे हो, जो फिशरमैन डिस्प्यूट्स होती हैं हमारी श्रीलंका के साथ, तो वो तुम धीरे जब तुम लिटरेचर सर्वे कर रहे हो, तुम एक तरीके से इस सब इश्यूज की तरफ बढ़ोगे ना। तो तुमने ब्रॉड टॉपिक की तरफ शुरू किया, इंडियाज मैरिटाइम फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को तुमने फिर थोड़ा सा नैरो डाउन किया। I will not be focusing on the terrestrial aspects or continental aspects, but I'll be focusing on the maritime aspects of Indian foreign policy. फिर तुमने नैरो डाउन किया, फिर तुमने कहा कि मैंने इंडिया श्रीलंका के बारे में मुझे बात करना है, और फिर इंडिया श्रीलंका के बारे में फिर तुम उसके स्ट्रेटेजिक नैरेटिव्स देख सकते हो। हाँ जी हाँ, तो इस तरीके से तुम्हें फिर एक फोकस मिल जाएगा, और फिर तुम जब तुम श्रीलंका में तुम देखोगे तुम किस तरीके से ये कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो आगे, जो भी लिखा है तुम्हारा दिमाग खुलेगा, उसके बाद फिर तुम वापस अपने ब्रॉड क्वेश्चन में जा सकते हो, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, दैट इज हाई टाइम दैट एंड ये तो अभी बात भी चल रही है, जहाँ पर अब इंडिया कह रहा है कि हम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो जो हमारी लोकेशन, हमारी लोकेशन एक मैरिटाइम कंट्री की है, और इस लोकेशन के थ्रू ही इंडिया अपने आप को सेंटर मानता है एशिया का। हाँ जी। तो इसलिए तुम देखो, तुम एक एशिया से तुम कैसे श्रीलंका पर आ रहे हो, श्रीलंका से कैसे तुम एशिया पर आ रहे हो ना, पर उसके लिए तुम्हें रिसर्च स्पेशल जो तुम्हारा चाहिए होगा, काफी काम है इंडिया श्रीलंका पर, तो वो तुम्हें मेरे ख्याल से मदद करेगा कहीं। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन है? गुड इवनिंग मैम। हाँ निर्मल, इवनिंग। हाँ जी मैम, मेरा जो सब्जेक्ट है मैम वो संगीत है। अच्छा। तो मैम संगीत में ऐसा होता है कि कई हमारे ऐसे कलाकार हैं जो प्रैक्टिकली तो जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन उनके बारे में किताबों में कहीं लिखा नहीं गया है, तो क्या ऐसे पर्सन पर भी हम क्या रिसर्च कर सकते हैं? तुम ना एक नैरेटिव, जरूरी नहीं है कि जो भी है वो किताबों में लिखा गया हो, जो तुम्हारी, अब देखो जो तुम्हारा जो केस है वो ये है कि ओके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, बट आई एम श्योर कि कहीं से शुरुआत तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना, तो तुम्हें देखना पड़ेगा पहले क्या काम हुआ है। बिल्कुल भी काम हुआ है ऐसा तो नहीं है, कुछ लोगों ने डेफिनेटली म्यूजिक पर लिखा होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और व्हाटएवर। हाँ जी मैम, वो लोकल कलाकार है। हाँ ठीक है, वही है, मैं उसी प्रश्न पर आ रही हूँ, पर उस पर कुछ ना कुछ तो लिटरेचर होगा ना, लोकल पे नहीं, इंटरनेशनल पर या जनरल कुछ तो तुम अपना जो बेस है, जो तुम अपना एंट्री पॉइंट बनाओगे, तुम्हें इस लिटरेचर को भी देखना पड़ेगा जो एक तरीके से या तो नेशनल लेवल पर पब्लिश हुआ है या इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारी यहाँ से तुम्हारा शुरुआती वो एक शुरू होगा, फिर तुम उसके बाद कहोगे ठीक है भाई ये तो सब हुआ है, पर जो हमारी लोकल कलाकार हैं या हमारी जो लोकल संस्कृति है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है या कुछ कहा नहीं गया है, और इसलिए ये एक बड़ा गैप है इस लिटरेचर में जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद तो ठीक है, तुमने अपना जस्टिफिकेशन दे दिया, तुमने अपना वाई आंसर कर दिया है, तुमने अपना व्हाट आंसर कर दिया है। अब हाउ तुम्हारे लिए जरूरी है, हाउ की जो एक दृष्टि मिली है तुम्हें लिटरेचर से मिली है, पर साथ ही साथ तुम्हें एक और जो मुख्य केंद्र है हाउ का, वो है मेथड। तो यहाँ पर तुम कह सकते हो, अब देखो जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में है, एंड आई एम श्योर दैट म्यूजिक में भी होगा, जैसे नैरेटिव अप्रोच ले सकते हैं। नैरेटिव अप्रोच ये है कि और ओरल हिस्ट्रीज, तो नैरेटिव अप्रोच के अंदर भी तुम एक नैरेटिव अप्रोच लेना चाहते हो जिसमें तुम लोगों से बात कर उनके डिफरेंट इकट्ठा करोगे, जो भी लोकल, तुम गांव में जाकर जो भी लोकल संस्कृति है कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछोगे। हो सकता है तुम डायरेक्ट क्वेश्चनर्स ना बनाओ, बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड सा क्वेश्चनर बनाओ जहाँ पर तुम एक बात शुरू कर रहे हो और फिर तुम उनके पास जाकर उनसे
वो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि किस तरीके से यू नो जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन तुम अपने सुपरवाइजर के साथ कर सकते हो। और जो तुम्हारा एक पूरा जैसे चैप्टर होगा या 2 चैप्टर्स हो सकते हैं या 3 चैप्टर्स हो सकते हैं, उसके अलग अलग थीम्स हो सकते हैं, किन थीम्स पर तुम उन पर बात करना चाहते हो। तो अगर तुम्हारा सर्वे है कि मैंने डिपेंड करता है, तुम्हें अगर नैरो डाउन करना है, मैं किस लोकेशन तुम्हारी क्या है, वो लोकेशन उसको कल्चरल तरीके से देखना है, तुम्हें ज्योग्राफिकल तरीके से देखना है, सोशियोलॉजिकल वो आई डोंट नो लाइक म्यूजिक में किस तरीके से करते हैं, बट तुम एक नैरेटिव अप्रोच ले सकते हो, एक इंटरव्यू बेस्ड अप्रोच जिसको ओरल हिस्ट्रीज भी कहा जाता है, उस पर तुम कर इनफैक्ट वो एक क्लासिक हो सकता है निर्मल। एक है ना एक ओरल हिस्ट्रीज पर जो काली कुमाऊं पर एक किताब है जो मैंने पढ़ी है, मैं अभी नाम भूल रही हूँ उनका, पर बेसिकली ओरल हिस्ट्रीज है, ओरल हिस्ट्रीज ऑफ काली कुमाऊं, राग गाथाएं क्या है, काली कुमाऊं की राग गाथाएं, और उन्होंने बेसिस पर, तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपनी डिफेंस अपने डिफेंस के लिए कि नैरेटिव्स पर क्या लिखा गया है, नैरेटिव्स एज अ मेथोडोलॉजी, ओरल हिस्ट्रीज को हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं, या इस तरीके इंटरव्यूज को क्या कहते हैं, उसकी क्या लैंग्वेज है, क्या वोकैब्युलरी है, समझ रहे हो निर्मल? हाँ जी मैम, हाँ जी ना। तो इस तरीके से तुम्हें डेफिनेटली हो सकता है, पर ये नहीं कि तुम सीधे राग गाथाओं पर या तुम सीधे ओरल हिस्ट्रीज पर चले जाओ, फिर वो एक किताब हो जाएगी, वो बुक के लिए। यहाँ पर जब तुम रिसर्च कर रहे हो, तुम्हें वो गैप दिखाना है लिटरेचर का, वो वाई चाहिए, तुम्हें रैशनल चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम बात करोगे, आई एम श्योर दैट उत्तराखंड में तो इतने लोग हैं जिन्होंने लिख रखा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक होगा, बहुत अच्छा। और फिर और मालूम है क्या होता है निर्मल कि हम लोग बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, लोकल लेवल पर काम आ रहा है और बहुत रिच लिटरेचर आ रहा है, पर जो मैं गैप देखती हूँ वो यहाँ ये देखती हूँ, और दुर्भाग्य कहो या जो भी कहो, कि ये जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के डिस्कशंस हो रहे हैं, जो जर्नल्स में जो लिख रहे हैं, जो तुम्हारे मूवर्स एंड शेकर्स हैं, उनके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। और जो लोग वो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल में, वो लोग फिर उभर कर आते हैं। आप पुष्पेश पंत को देख लीजिए, शेखर पाठक को देख लीजिए, जिन लोगों को मैं जानती हूँ। तो यहाँ पर इसलिए जरूरी है जो डिबेट्स हो रहे हैं, और एक मुख्य रीजन यही है कि ये लोग इतना ऊपर उठे हैं कि वो एक तरीके से वो इंटरनेशनल डिबेट्स को तो देख ही रहे हैं, पर साथ ही साथ में जो उनकी लोकल रूट्स हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो तुम इसलिए लाइक हैव दैट इन माइंड कि वो जो डिबेट्स चल रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं तुम्हारे विषय में, तुम उनको पढ़ो और वो तुम्हारी लिटरेचर सर्वे का एक मुख्य भाग रहेगा। ठीक है निर्मल? ठीक है मैम, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ ललिता मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा मुख्य फोकस ध्वनि पे है मैम ना। मैम जो मेरा टॉपिक अभी बना रखा है वो ये है कि गढ़वाली और कुमाऊनी जो ध्वनियां हैं उनका मानव शरीर पे अध्ययन मैं करना चाहती हूँ मैम। और वो इस परिप्रेक्ष्य में करना चाहती हूँ मैम, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो जब हम वहाँ रहते हैं तो हमें सिक्योरनेस फील नहीं होती है, पर जैसे वहाँ कोई हमारी भाषा का कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। वेरी गुड। बिल्कुल। और ऐसे जब मेरे अंदर मैम ये मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जो क्योंकि सबसे पहले जब हम देखते हैं तो शब्दों को लिखने से पहले ध्वनियां हमारे कानों में पड़ती हैं, तो वो करंट क्या है हमें इतना एनर्जेटिक फील कराता है। तो मैं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम अपने अभी आपने कहा कि हम अपने रूट्स को भूलते चले जा रहे हैं। हम चीजों को मतलब नैरो दृष्टि से देखते हैं, बहुत संकीर्ण विचारधारा से हम चीज को देखते हैं, जबकि हमारे पास ज्ञान का बहुत समृद्ध भंडार। वो कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं तुम लोगों के पास, वाह सीरियसली। तो मैम मैं सबसे जो कठिनाई आ रही है वो इस प्रकार से आ रही है मैम कि ध्वनि का बहुत बड़ा एरिया है मेरे पास। जब मैं देखती हूँ मैम तो इतने आइडियाज आते हैं कि तनी कितनी थीसिस इस पे लिखी जा सकती हैं।
तो पर मेरा मैम सिर्फ इसमें है कि मैं सिर्फ गढ़वाली और कुमाऊं को देख के, इनकी ध्वनियों को देखते हुए, इस भाषा को देखते हुए, इस भाषा को बचाने की परिप्रेक्ष्य में कि इसका अपना एक महत्व है, कितना बड़ा जनसमूह इसको बोलता है और इससे हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, इससे हमारा ज्ञान जुड़ा हुआ है। ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है मैम। मैं टिहरी की रहने वाली हूँ, वहां पे श्रीदेव सुमन जैसे व्यक्ति हुए हैं। ऐसा क्या है उस मिट्टी में, ऐसा क्या है उस भाषा में कि जो ऐसे व्यक्ति पैदा हुए। यहाँ पे पंत जी हैं, ऐसा क्या है हमारी भाषा में, चाहे कुमाऊनी है चाहे गढ़वाली में, तो ऐसा क्या है जो ऐसे महान व्यक्ति जन्मे हैं। इसका मतलब कि हमारी भाषा में कुछ ना कुछ ऊर्जावान तो है, क्योंकि हम अगर इसको भूलते चले जाएंगे तो ये समापन की ओर है। क्योंकि हम मतलब मैम भाषा की मैम जो हमें समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को कि भाषा हम जो अंग्रेजी है वो हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जो विदेशों का नॉलेज है उसको हम पढ़ सकें, उसको समझ सकें, अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाँ हम दूसरे लिटरेचर को पढ़ सकें, दूसरे के ज्ञान को पढ़ सकें। पर जो हमारे पास समृद्ध भंडार है उसकी ओर देखना भी तो हमारा काम है मैम। तो मैम इस ओर मेरा ध्यान है। तो सब मैम इतना बड़ा वास्ट ये हो गया है। मैं मतलब जब सोचने बैठती हूँ और जब लिखने बैठती हूँ बहुत सारे आइडियाज आते हैं और मतलब एक वे नहीं मिल पा रहा है कि कैसे इसको एक सिस्टम में लाऊं। क्योंकि मैम आप विदेशों में भी आपने काम कर चुके हैं, आपने भी ये देखा होगा कि जैसे हम हिंदी भाषी लोग आपको मिले होंगे, एक अलग ही अपनापन हो जाता है। बिल्कुल, वो जरूर, वो तो है। और ललिता मैं कहूंगी ना कि अब देखो वही है जो, अब देखो क्योंकि मैं म्यूजिक से तो रिलेटेड नहीं हूँ, पर जो मेरा एक रिसर्च सेंस कहता है वो यही कहता है कि जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे हैं, पर इन्हीं क्वेश्चंस को ललिता, जैसे माउंटेन म्यूजिक पर, जैसे अगर मैं कह रही हूँ जैसे माउंटेन म्यूजिक ले लिया मैंने इसको मैम हाँ ललिता इज फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। अच्छा, हिंदी लिटरेचर, ये तो फिर मेरे ख्याल पिताजी ज्यादा इस तरह से बता सकते हैं। पर जैसे माउंट, तो ठीक है, अगर हिंदी लिटरेचर की ही बात करें तो माउंटेन म्यूजिक पर क्या क्या लिखा गया है। अगर आप देखो पहले सेंट्रल एशिया, या अगर आप देखो कि जो पूरा हिमालयन हमारा बेल्ट है या भूटान, जी मतलब ये मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है देखो अब तुम्हें पूरे भारत को, तो तुम्हें एक स्पेसिफिकली एक ज्योग्राफिकल लोकेशन देख रही हो जो बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में है, मोर ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। एंड फुटहिल्स को तुम, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि तुम जैसे ज्यादा एशिया बात करो, जैसे मैं पहले कह रही थी, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि सेंट्रल एशिया में काम किया गया है, तिब्बत में क्या काम किया गया है, भूटान पर लद्दाख पर क्या काम किया गया है। तो हो सकता है कि अब मैं जो तुमसे कहने की कोशिश कर रही हूँ ललिता, ये कि जानने की कोशिश करो पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिन लोगों ने इस पर लिखा है, पहली बात उन्होंने क्या लिखा है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है। ये जो तुम क्वेश्चंस कह रहे हो ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, एंड आई एम श्योर पर इस पर काफी काम हुआ है। तो पहले तुम्हें लिटरेचर की जरूरत है, पहले तुम्हें देखने की जरूरत है कि ठीक है उत्तराखंड में काम नहीं हुआ है, पर उत्तराखंड भी तो इज लाइक एन एग्जांपल, इट्स अ सबसेट ऑफ दिस लार्जर location, the geographical space, in front of you. Yes. So then if you see, don't even go to Central Asia. See, तुम्हें कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया ऐसे जाएगी कि तिब्बत, लद्दाख, सिक्किम और भूटान पर मुझे नहीं मालूम कितना काम किया गया है, बट आई एम श्योर दैट इस पर होगा काम। सो यू कैन सी। फिर उसके बाद जब तुम्हें देखो, इसके एक तो ये है कि तुम्हें एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव मिलेगा। Yes, जी मैम, जी बिल्कुल बहुत जरूरी है, और इसलिए तुम फिर इंडिया में तुम इसकी बात ला रहे हो, ठीक है। दूसरी बात जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो दिमाग से मेरे निकल गया, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे दिमाग में, कि तुम एक तरीके से यू आर, दिमाग से बिल्कुल निकल गया। मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाह रही थी कि जो मैंने पहले एक लिमिटेशन बोली थी कि हम लोग जो
जो मुझे लगता है जैसे मैं कह रही थी ना कि कितने ब्राइट आइडियाज हैं, उसको देखो लोकल रिचनेस होनी चाहिए, बट वो लोकल रिचनेस वो जैसे वास की बात है ना, एक ब्रॉड है ना, फिर उसके बाद फिर उसके बाद तुम वापस अपनी रिसर्च क्वेश्चन में आ गए, जो तुम्हारा ये केस स्टडी हो गया ना। जी। उसके बाद फिर तुम्हें ब्रॉड जाना है कि वो किस तरीके से तुम्हारे ही डिसिप्लिन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो जो डिसिप्लिन को कंट्रीब्यूट करना है वो तुम्हारे कंपैरेटिव लिटरेचर से आएगा ना। अगर हिंदी लिटरेचर जो है एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लिटरेचर एंड इंटरसेक्शन ऑफ म्यूजिक एंड लिटरेचर से आएगा कि लोगों ने क्या बात कर रखी है। ठीक है, तो ये तो एक बात है। हाँ, वो जो बात मैं कहना चाहती थी मुझे याद आ गई। दूसरी बात जो मैंने देखा है, जब बाहर जो लोग काम करते हैं, इट्स वेरी गुड कि लोकल लेवल पर काम कर रहे हो, बहुत रिचनेस होती है उनके काम में, बहुत ज्यादा रिचनेस, और इतनी मतलब गहराई तक जाते हैं वो लोग, इट्स सॉर्ट ऑफ बॉगलिंग। बट एट द सेम टाइम गहराई तक तो जाते हैं, तुम लोग भी जा रहे हो, पर क्या तुम ये कोशिश कर रहे हो कि वो जो ब्रॉड क्वेश्चंस जो मेरे डिसिप्लिन के हैं, आज से 10 साल बाद अगर तुम पढ़ाओगे और तुम्हें कोई लेक्चर दे रहे हो, तुम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे सकते हो अपने स्टूडेंट्स को। उसके लिए तैयारी तुम्हें अभी करनी पड़ेगी जब तुम अपनी रिसर्च सर्वे कर रहे हो, अपना लिटरेचर सर्वे कर रहे हो ना। तो वो जो पहले तुम देखो, जो तुम कह रहे हो ना कि मैं कैसे नैरो डाउन करूं, तुम पहले देखो कि क्या काम हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, और एट द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल क्या काम हुआ है। ये जो है तुम्हारे कीवर्ड्स हैं, म्यूजिक, लिटरेचर, साउंड, इमोशन, व्हाटएवर इट इज, तुम देखो उसको ब्रेक करो वर्ड्स में, अपने टॉपिक को। कभी कभी ये भी होता है, अब तुम्हारे पास टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक को तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे, कहते हैं ना तुम्हारी कीवर्ड्स क्या हैं, कोई भी आर्टिकल लिखो तो उसको कीवर्ड में तुम ब्रेक करो, और उन कीवर्ड्स में ब्रेक कर तुम देखो, देखो कि तिब्बत में क्या काम हुआ है, और तुम्हें फिर मिलेगा, और फिर तुम्हें वहीं से एक दिशा मिलेगी जिसे तुम उसको नैरो डाउन कर सकते हो, बेस्ड ऑन व्हाट यू स्टडी एंड व्हाट यू रीड। वो एक तुम्हारी जर्नी रहेगी ललिता। जी मैम, जी बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैम, हाँ रंजना, मैम मुझे कुछ बुक्स बता दीजिए इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड और थॉट से रिलेटेड, हिंदी में मैम। हिंदी में हिंदी में तो मुझे डिपेंड करता है तुम्हें बेसिक कहाँ से शुरू करना है। हिंदी की तो मैंने नहीं पढ़ी है, बट उनका अनुवाद तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा। पर जैसे जो हैंडबुक्स होती हैं रंजना, अब जो हैंडबुक्स होती है ना, जैसे हैंडबुक, वैसी हैंडबुक नहीं बोल रही हूँ मैं, जैसे कहती हूँ ना, जैसे ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, या सेज हैंडबुक ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। एक बेलीज और स्मिथ की किताब है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड IR, देखना बेलीज, और मतलब वो बेसिक एक बुक है। तो ये एक शुरुआत से एक थोड़ा सा हैंडल लेने के लिए है, एक थोड़ा सा ग्रिप उसके लिए है। पर फिर हिंदी में सच में मुझे नहीं मालूम, कोई ऐसी किताब नहीं मालूम जो थ्योरी पर हो, या होगी भी तो मैंने मेरे ख्याल से हिंदी की नहीं पढ़ी है किताबें। वो डिपेंड करता है कि तुम रिसर्च, तुम्हारा रिसर्च टॉपिक क्या है, और उस रिसर्च पर तो काफी भी तुम्हें उसमें किताबें मिल जाएंगी। बट आई एम सॉरी दैट हिंदी में मुझे कोई किताब ऐसी याद नहीं आ रही है, या ऐसी कोई स्पेसिफिक। अगर तुम कोई स्पेसिफिक विषय पूछना चाहते हो तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ तुम ये पढ़ सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर बेसिक से शुरू करना है तो फिर पहले आइडिया ले लो कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है, उसके मुख्य स्कॉलर्स कौन से हैं। तो जैसे रियलिज्म हो, हैंस मर्गेंथाउ के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा, केनेथ वॉल्स के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा, मियर शाइमर के बारे में जानना पड़ेगा, स्टीफन वॉल्ट के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा। और ये सब जो स्कॉलर्स हैं ये रियलिस्ट थ्योरी से हैं, इस तरीके से लिबरल थ्योरी से हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी से हैं, तो इन सब के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये स्कॉलर्स क्या कहते हैं और क्या क्या इनका डिफरेंस क्या है, इनकी सिमिलैरिटीज क्या है। तो वो तुम्हें एक हैंडबुक से मिलेगा, या बेलीज एंड स्मिथ की वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आई थिंक वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, मैं तुम्हें नाम फिर से भेज सकती हूँ अगर तुम्हें नहीं मिली, बट बेलीज एंड स्मिथ है, BAYLIS एंड SMITH। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी बुक है। पर फिर उसके बाद अगर तुम्हें और गहराई में जाना है तो फिर वो वापस उनके आर्टिकल्स, वो रिसर्च के जो आर्टिकल्स हैं उन पर तुम्हें देखना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है तुम क्या करना। ठीक है मैम, इंग्लिश में भी बता दीजिए कुछ बुक्स।
मतलब इंटरनेशनल रिलेशन सारा मतलब हमारे नेबरहुड कंट्रीज का, और थोड़े थॉट्स के मैम, जो थॉट्स हैं स्ट्रेटेजिकल थॉट्स दिए हुए हैं जिन्होंने, वो थिंकर्स मतलब। सो इंडियन थिंकर्स में चाहिए या वेस्टर्न थिंकर्स हैं? मैम वेस्टर्न। ओके, सो मेरे दिमाग में अभी कोई डायरेक्ट किताब नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे जनरली अगर जैसे हॉब्स के बारे में पढ़ना है तो फिर हम लोग हॉब्स की द लेविथन ही लेंगे, या मैकियावेली के बारे में अगर पढ़ना है जो एक स्ट्रेटेजिक थिंकर है अगेन, तो हम द प्रिंस पढ़ेंगे मैकियावेली का। पर ये जो किताबें इनने लिखी है ना, तो पीएचडी में मास्टर्स में, जैसे अगर मैं भी मास्टर्स की स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो वही मैं जो बेस्ट में तुम्हें एक तरीके से डायरेक्शन दे सकती हूँ, जो ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस देख लो, सेज हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी देख लो, बिकॉज ये जो मुख्य डिबेट्स हैं, जो मेन डिबेट्स हैं, वो तुम्हें ऑक्सफोर्ड हैंडबुक में, रूटलेज हैंडबुक में या सेज हैंडबुक में मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर स्पेसिफिकली किसी ऑथर के बारे में पढ़ना है, जैसे मैकियावेली की प्रिंस पढ़ ली, या वो फिर तुम्हारे ऊपर है। थ्यूसिडाइडीज का द पेलोपोनेशियन वॉर है, वो एक वेरी इंटरेस्टिंग बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। पर ये सेपरेट मतलब अलग अलग किताबें हैं। पर एक किताब अगर तुम कहोगे तो वही मैं कहूँगी कि हैंडबुक्स से शुरू करो। और जो हैंडबुक्स भी करो, ऐसी भी नहीं कोई भी हैंडबुक उठा लो, रूटलेज की उठाओ, सेज की उठाओ, ऑक्सफोर्ड की उठाओ, इन तीनों की अगर तुम हैंडबुक उठाओ, तुम्हें काफी एक अच्छा डिस्कशन मिल जाएगा। और स्ट्रैटेजी पर भी वही है, तो इनफैक्ट एक स्ट्रैटेजी की बुक रखी है, इट्स अगेन वो एक हैंडबुक ही है, पर मैं नाम स्पेसिफिकली तुम्हें दे सकती हूँ। जी मैम। तो हैंडबुक्स हैं जो मैंने बता दिया, रूटलेज, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इनकी हैंडबुक्स लो, तुम्हें एक बहुत अच्छा वो मिलेगा, एक आइडिया मिल जाएगा। वो ये कुछ भी है, सिक्योरिटी स्टडीज की भी, जैसे अगर तुम्हें देखना है, जो सिक्योरिटी स्टडीज की भी हैंडबुक्स आती हैं, तो रूटलेज हैंडबुक ऑन सिक्योरिटी स्टडीज देखो, वहां पर सारी डिबेट्स मिल जाएंगे। तो हैंडबुक्स से शुरू करो। और जी मैम। जो तुम्हें अगर इंटरेस्टिंग है, तुम रियलिज्म पर इंटरेस्टेड हो, तो फिर तुम हांस मॉर्गनथाउ की बुक पढ़ सकते हो, which is the struggle of power between nations, or I'm forgetting the name, but Kenneth Walls की बुक पढ़ सकते हो, Theory of International Politics, या Alexander Wendt की बुक पढ़ सकते हो, कंस्ट्रक्टिविज्म पर जो है। तो वो अलग अलग ऑथर्स की फिर अलग अलग बुक हैं। तो वो फिर सेकंड स्टेज है, जब तुमने फर्स्ट स्टेज एक तुम्हें जनरल आइडिया मिल गया है। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ शिवानी। मैम हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, और हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिसर्च करने की सोच रहे हैं। तो अब हम इसको समराइज कैसे करें, ये हमें थोड़ा आइडिया लेना है। क्या करना है तुम्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब क्या करना है तुम्हें? मैम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से काम होता है, उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, वो किस तरीके से कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये तुम्हें क्यों करना है सबके। हाँ, ये तो काफी मतलब ना शिवानी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ये क्या, क्यों और कैसे, ये जो शब्द मैंने 3 कहे थे, ठीक है, क्या तो तुम्हें, ठीक है, ये अभी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। यस मैम, बहुत ब्रॉड है, और एक फोकस भी नहीं है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पर क्यों करना है, तो क्यों करना है, इसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसे केस हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे दिमाग, क्यों तुम्हें एक तरीके से प्रोसेस जाननी है। ये तो सबको मालूम ही होगा, तुम अगर अपना थीसिस लिख रहे हो जो 4-5 साल का होगा, तुम क्यों ऐसा करना, क्या ऐसा इंसाइट है जो तुम्हारे सामने आएगा ना। तो और किसके द्वारा तुम ये प्रोसेस जो है, हाउ विल यू एक्चुअली गो अबाउट नोइंग दिस प्रोसेस इज अगेन इम्पोर्टेंट, इजंट इट शिवानी। तो आई थिंक कुछ और डिटेल्स तुम्हें देनी पड़ेंगी। तो क्यों ऐसा है कि तुम इस पर ही काम करना चाहते हो, किसी और पर नहीं? तुम्हारी केस स्टडी क्या होगी? केस स्टडी तुमने कोई सोची है शिवानी?
मैम हमने अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं सोचा, बस इसका मैटर इकट्ठा करने की सोच रहे हैं कि कहाँ से हमें इसका मैटर मिल सकता है। नहीं तो फिर मैटर तो तभी इकट्ठा करोगे ना, तुम्हें खुद मालूम होगा तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, तुमने अभी कहा कि फिर से बोलना अपना टॉपिक। मैम हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे रिसर्च करना चाहते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते मतलब लागू करती है, तो उनको ग्राउंड जीरो लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या काम करता है। तो फिर देखो, अभी तुम्हें थोड़ा एक कदम आगे जाना पड़ेगा। पहले तो तुम्हें सोचना पड़े, सारी पॉलिसीज तो तुम ले नहीं सकते हो। तुम एक स्पेसिफिक इशू लो, क्या तुम्हें इशू चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मे बी लेट्स सी, जैसे मैं तुम्हें काम नॉट रियली रिलेटेड, पर दिन मैंने एक लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम किया था एंड ये जानने की कोशिश की थी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये रिजर्वेशन दे रहे हैं वुमेन लीडर्स को, ये कितना अफेक्टिव है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक केस था और इसमें हमने क्या किया कि हमने कुछ केसेस लिए, कुछ ऐसी वुमेन लीडर्स से बात किया जो ऑलरेडी प्रधान थी, और इसमें था चार स्टेट्स थी इंडिया की, हिमाचल, उत्तरांचल, मेघालय एंड मणिपुर। ठीक है, तो देखो अब अगर ये तुम पीएचडी का प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक तरह से कंपैरेटिव बेस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम जानना चाहते थे ओके लाइक हाउ फार this policy of giving reservations to women are effective, इसके लिए हमने क्या किया, इन 4 states की comparative study ली और हमने सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को ही अपना केस नहीं बनाया, हमने जो इनफॉर्मल कलेक्टिव्स हैं, महिला मंगल दल्स हैं, उनको भी हमने अपना एक केस बनाया। तो हमने फिर देखा कि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में जो महिलाएं आ जाती थी वो पति प्रधान जिसको कहा गया है, या उनको तब तो जाया वो सीट पर तो आ जाती थी, पर कई बार ऐसा होता था जो एजेंडा था वो उनके पीछे डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं थी। और कुछ जो ऐसी महिलाएं थी जो पहले किसी महिला मंगल दल की सदस्य थी और फिर वो एक तरीके से एम्पावर्ड थी और फिर वो उन पोजीशंस पर आई तो वो अपने डिसीजंस और अच्छी तरीके से ले सकती थी, तो ये एक तरीका है। तो यहाँ पर तुमने कहा कि ठीक है, तुम पॉलिसीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, सो यू वांट टू लुक एट पॉलिसीज वन, एंड सेकंड यू just don't want to look at policies, but you also want to look at their implementation or how effective the implementation is. Okay, let's put it like that. तो उसके लिए अब तुम्हें जैसे केसेस ढूंढने पड़ेंगे अपने लिए। तुम्हारे केसेस क्या हैं जिस बेसिस पर तुम तुम्हारा ये डेफिनेटली मुझे एक केस स्टडी फोकस दिख रहा है। तो वो केसेस क्या हैं जो तुम लेना चाहते हो? तो तुम ले सकते हो, एक आइडिया है, जैसे हमने देखा कि एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आया था, ठीक है, जो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आया था इसमें एक कुटुंबश्री पॉलिसी थी जो केरला में थी, मेरे ख्याल से बहुत पहले समय की बात है जब मैं काम कर रही थी। इट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और बिकॉज इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, व्हाट मेनी पीपल सेड दैट लाइक इसको रेप्लिकेट करना चाहिए, ये हमें रिपीट करना चाहिए और स्टेट्स में। और जब वो किया गया वो एक्चुअली फेल हो गया ना। तो ये बात आई कि एवरी स्टेट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट कल्चरल सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड देयरफॉर वन नीड्स टू प्रोबेबली बी अवेयर ऑफ दैट। तो तुम्हें बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पॉलिसी चुनो, बट उससे पहले तुम्हें केसेस ढूंढने पड़ेंगे ना। तुम कौन सी पॉलिसी करना चाहते हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट के सेक्टर में भी तुम क्या करना चाहते हो ना, और फिर उसके बाद क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तो फिर सुपरवाइजर से बात करना, बिकॉज ये अभी थोड़ा सा वेग है शिवानी। ओके, थैंक यू मैम। या तो थिंक ऑफ कि कौन सा केस है और क्यों ये केस लेना चाह रही हूँ मैं। तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ। So what is fine, but even the topic, what is the topic? You're not even next to your topic. You want to say that, okay, topic में, okay, I want to maybe look at this policy. ये policy में क्यों लेना चाहती हूँ? क्योंकि हो सकता है I want to test their effectiveness at the local level. फिर ये हो सकता है अगर तुम्हारा पॉलिसी हो गई, फिर तुम जा सकते हो, पॉलिसी कुछ बनी है और तुम लोकल लेवल में जाकर तुम स्टेक होल्डर से बात कर सकते हो, तुम जो उसकी लाइन मिनिस्ट्रीज है उनसे बात कर सकते हो, जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंट्स है उनसे बात कर सकते हो, जो लोग हैं लोकल एरिया के उनसे बात कर सकते हो।
ना, पर वो पॉलिसी तुम्हें ढूंढना जरूरी है. वो डिपेंड करता है कि तुम उस पर और डिस्कशन अगर हम करेंगे, आई एम श्योर वी गेट एन आंसर, बट देन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम. या शिवानी? यस मैम, थैंक यू. ओके, और किसी के पास क्वेश्चन है? मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत ही सरल तरीके से और प्रभावपूर्ण ढंग से रिसर्च से संबंधित बारीकियों को हमारे शोधार्थियों को समझाया और अपने शोध से संबंधित अनुभवों से भी हमारे शोधार्थियों को लाभान्वित किया. मैं आपके लिए बस इतना ही कहूंगी, यथा नाम तथा गुण. थैंक यू माय जी, आई थिंक यू बीइंग वेरी काइंड. मैं क्या वही कह रही हूँ, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं मैम, और मैं सही मायने में कहूँ, पूरा 1 महीने का हमारा ये सेशन रहा था और मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बाहर से भी बुलाया था. मैं आपसे सही मायने में कहूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ. थैंक यू. और ये कहूँ कि आप अपने पिता का प्रतिरूप है, तो मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगी इस बारे में. वो तो खैर उनका बहुत अच्छा काम है, और वो तो, बट ये मैंने देखा ना कि देखो कितना ज्यादा टैलेंट है, और ये टैलेंट इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि एक मेरे ख्याल से डायरेक्शन और वो जो है कि, और मैंने वही कहा कि जो एक डिफरेंस है ना, कि वो आप इंटरनेशनल लेवल डिबेट जो चर्चाएं हो रही हैं आपकी डिसिप्लिन में, वो आपको करना जरूरी है. उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. एक बार नहीं समझ में आए 10 बार पढ़ो, पर समझ में क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा. हाँ मैम, और इसीलिए मैंने जोड़ने की कोशिश करी अलग अलग राज्यों से, जो हमारे उत्तराखंड के लोग अलग अलग जगह बड़ी बड़ी जगह काम कर रहे हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं. बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी, ताकि बच्चों, क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, उनपे बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंसेस होते हैं. अगर बच्चों के संग करेंगे, उत्तराखंड में आपने काम भी किया है, फिर द्वाराहाट में किया, आप इस बात को जानती होंगी कि हमारे पास इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए भी कहें तो नहीं है. तो उनसे जोड़ने की मैंने कोशिश करी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों को इससे जो है लाभ भी मिला है. I'm so happy, Maiji, and congratulations to you, because I think this very initiative of yours, is so good. और कभी भी मेरी जरूरत पड़े, आप कभी भी, like you can always get in touch with me, and I'll be happy to help. think उनका म्यूट हो गया. So shall we then end this class? थैंक यू मैम. सुषमा? थैंक यू वेरी मच मैम. बहुत अच्छे से आपने हमें दिशा निर्देशित किया और एक नई दृष्टि दी मैम. आपने बहुत प्यार से मैम, आपने ना बोलते हैं ना कि बच्चे के हृदय में बैठ के उसके समकक्ष होके हमें कितना ज्ञान है वो जरूरी नहीं होता है. हम बच्चे को कितना उसके समकक्ष रह के उसकी परेशानियों को देख के हम उस तक कितना पहुंच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपने बहुत बखूबी निभाया मैम. ये बहुत बड़ी कला है मैम आपके अंदर, सच में, कि आपने मतलब कहाँ पे क्या करना है, बच्चे के अंदर कौन सा डाउट है, उसको क्या चाहिए, ये मतलब मर्म आप जानते हैं, दर्द आप जानते हैं मैम. थैंक यू वेरी मच मैम. बहुत अच्छा. अच्छे शब्दों के लिए बहुत बहुत थैंक यू. बट देन ऑल द बेस्ट फॉर योर PhD doctoral research project, and I hope that all of you succeed and really do well in life. Thank you ma'am. Thank you very much. Okay, see you. And Maya ji se bhi keh dena, I think she just lost connection. Thank you ma'am. Thank you.